हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब कमाकनी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत झकास होंगे, हमेशा की तरह मैं भी एकदम सुपर झकास हूँ। अच्छा, आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है ऑफेंस एंड पेनल्टीज। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको हमेशा पता है चैप्टर आता रहता है और आता ही रहता है। नाउ अगेन इस चैप्टर में भी कुछ जगह पे मेजर चेंजेस हैं और कुछ जगह पे सेम टू सेम है। तो यहाँ पे अगेन बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम हम लोग पूरा लेक्चर री रिकॉर्ड नहीं कर रहे। जैसे पिछले कुछ 2-4 लेक्चर से हो रहा है, मैं बीच बीच में आता हूँ, जहाँ अमेंडमेंट है बताता हूँ, ताकि तुरंत आपने पुराना भी सीख लिया, तुरंत आपने नया भी सीख लिया, प्रॉब्लम सॉर्टेड, काम सॉर्टेड, दोनों चीज़ें अच्छे से याद भी रहती हैं और नया पुराने पे इजीली रिप्लेस हो जाता है। बीच में हमने ऐसा भी शुरू किया था कि मैंने पूरा लेक्चर पहले पढ़ा दिया, फिर लास्ट में अमेंडमेंट करवा रहा हूँ, तो उससे ऐसा होता है कई बार क्वेश्चन का लिंक टूट जाता है। बट यहाँ पे आपने पढ़ा, इमीडिएटली आपको मैंने बीच में आके अमेंडमेंट बता दिया, तो आपका प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाता है। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, इस चैप्टर के इस पुराने स्टडी मैट में और नए स्टडी मैट में, जैसे कि मैंने कहा कि 2-3, अच्छा पहली बात अगर मैं स्टडी मैट की बात करूं तो स्टडी मैट तो सेम है। ओल्ड, ये जो मैं पढ़वा रहा हूँ, जो रिसेंट पिछले अटेम्प्ट का है, ये स्टडी मैट और नया स्टडी मैट जो आपका रिलीज हुआ है कंप्लीटली सेम है। प्रोविजन वाइज कोई चेंजेस नहीं है। अमेंडमेंट जो आए वो नवंबर 22 के स्टैट्यूटरी शीट से जो आए वो अमेंडमेंट आए, ठीक है, तो मॉड्यूल सेम है। नाउ आई डोंट नो व्हाई इन्होंने नए वाले मॉड्यूल के अंदर जो रिकैप्चुलेट सेक्शन था आपका, जो पुराने वाले चैप्टर में था, वो इन्होंने उड़ा दिया। आई डोंट नो क्यों उड़ा दिया। अगर आपको वजह समझ में आए तो आप मुझे वजह डीएम करके, टेलीग्राम करके ज़रूर बताइएगा, मुझे पता चले। बट एज ऑफ नाउ मुझे वो रीज़न समझ में नहीं आया। मैं लेक्चर में ऑफकोर्स ये शीट यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं तो रिकैप सेक्शन को यूज़ करूँगा। आपको अगर नहीं यूज़ करना तो आप मत यूज़ कीजिए, बट रिकैप से पढ़ें या मेन प्रोविजन से पढ़ें, बात एक ही है। ऑफेंस पेनल्टी एक चैप्टर ऐसा है जहाँ पे अगर मैं इन डेप्थ खाली लाइन बाय लाइन पढ़ते जाऊँगा तो आप हो जाएंगे बोर। तो मैंने हमेशा की तरह रिकैप और मेन प्रोविजन का मिक्सचर बना के पढ़ाया है, तो कोई प्रॉब्लम आपको आनी नहीं चाहिए। एनी विच वेज मैं ये वाला जो पुराना वाला शीट है, जो कि एग्जैक्ट सेम नए वाले से सिवाय रिकैप के, मैं यही अपलोड करूँगा मेरे ऐप में, ताकि आपको ये रिकैप वाला सेक्शन अगर आपके पास ना हो तो आपको इससे दिख सके और आपको हेल्प हो सके रिवाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वेल दैट सेड, अब इसके बाद करते हैं लेक्चर स्टार्ट। मैं बीच बीच में आऊँगा, इसमें छोटे नहीं मस्त मस्त मोटे मोटे अमेंडमेंट है। बीच बीच में जब मैं आऊँगा तो ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और इसलिए इस पूरे लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मिलते हैं, सी यू वेरी वेरी सून, सी या। नाउ दिस चैप्टर इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये काफ़ी बार MTPs में, काफ़ी बार एग्जाम्स में आ चुका है। आपके जुलाई 21 के अटैम्प्ट में भी ये वाला चैप्टर ने 4 से 5 मार्क का रोल प्ले किया है। और ये चैप्टर रियल लाइफ में भी यू विल फील कि इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इससे आपको मालूम पड़ता है कि कौन कौन सी चीज़ को ऑफेंस माना गया है GST एक्ट के अंदर, और उन ऑफेंसेस पे कितनी कितनी पेनल्टीज़ हैं। एक फेयर आइडिया मिल जाएगा आप लोग को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अगेन इस चैप्टर में हम लोग 2 तरीके से पढ़ने वाले हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सीधा समरी से पढ़ेंगे, मगर और बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो समरी में नहीं लिखी गई है, उसको हम लोग फुल फ्लेज नोट्स के साथ ही पढ़ेंगे। तो पहले चलते हैं समरी की तरफ एंड फिर आएंगे लौट के फुल नोट्स की तरफ। यहाँ देखो, सबसे पहले ये लाइन देखो, वाइल द पेनल्टी अंडर सेक्शन 122(1) इज इम्पोजेबल ऑन टैक्सेबल पर्सन, लेकिन जो पेनल्टीज 122(3) एंड 132(1) में है वो किसी भी पर्सन पे लागू हो सकती है। अब जैसे ये चीज़ आती है, पहला क्वेश्चन आता है सर 122(1) क्या है, 122(3), 122(1) क्या है। ये तीनों ही सेक्शन अपन कुछ ही देर में देखने वाले हैं, ठीक है। एक बात और यहाँ पे याद रहे, इट मे बी नोटेड that as per section so and so of the CGST Act, where any penalty is imposed under section 73 या 74, पूरे सेक्शन में आपने जगह जगह बहुत जगह देखा है कि सेक्शन 73 की पेनल्टी, 74 की पेनल्टी। अगर 73 या 74 के अंदर आप पे पेनल्टी चार्ज कर दी गई है तो फिर ऑफ कोर्स ऑफ द सेम एक्ट, तो फिर सेम पर्सन को दूसरे प्रोविजन में इस एक्ट के अंदर पेनलाइज नहीं किया जाएगा। आई अगेन रिपीट, अगर 73 और 74 में आपको पेनलाइज कर दिया गया डिपार्टमेंट की तरफ से, तो फिर जो दूसरे सेक्शंस हैं उनमें आपको पेनलाइज नहीं किया जाएगा। इसका दूसरा मतलब क्या निकलता है, अगर 73 74 से आप बच गए हैं तो बाकी सेक्शंस आपको पकड़ के पेनल्टी मार देंगे आपके ऊपर, ठीक है। तो फर्स्ट वाला पॉइंट अभी हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी।
सबसे पहले बात करते हैं इस ब्यूटीफुल चार्ट की, ऑफेंस एंड पेनल्टीज़। ये देखो मैंने यहाँ ग्रीन पेन से लिख दिया है, ये आपके एमटीपी मई 19 में आ चुका है, नवंबर 19 के मेन एग्ज़ाम में आ चुका है, और वापस नवंबर 19 के एमटीपी के अंदर भी आया हुआ है, एंड जुलाई 21 के अंदर भी कुछ जगह पे इम्प्लीकेशंस थे इस चीज़ों के। बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं ऑफेंसेस रिलेटेड टू इन्वॉइसेस, ट्रांसपोर्टेशन, पेमेंट ऑफ टैक्स, आईटीसी, रिफंड, टैक्स डिडक्शन और कलेक्शन, फर्निशिंग ऑफ फॉल्स रिकॉर्ड्स और इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा। सारी बातें कवर हो गई। अब ये सब जो गलतियाँ ये हम लोग रिस्पेक्टिव सेक्शन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इन्वॉइस ढंग से नहीं बनाया, या जो इन्वॉइस में हमने सीखा था कि उसमें जीएसटी नंबर होना चाहिए, डिटेल्स होना चाहिए, टैक्स का ब्रेकअप होना चाहिए, वो सब चीज़ों के हिसाब से नहीं बनाया। या फिर रिफ़ंड आपने गलत क्लेम कर लिया, गलत क्लेम मिल भी गया आपको, आईटीसी गलत क्लेम कर लिया, टीडीएस वीडीएस काटा नहीं, काटा तो जमा नहीं किया, वो सब बातें। तो उनने पेनल्टी कितना बोल दिया आपको, 10,000 और एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू टैक्स इवेडेड या टैक्स नॉट डिडक्टेड या कलेक्टेड नॉट पेड टू गवर्नमेंट, ये आईटीसी अवेल्ड पास्ट और डिस्ट्रीब्यूटेड इरेगुलेटरी फ्रॉडलेंट क्लेम रिफंड विच एवर इज हायर। सिंपल सी कहानी, या तो 10,000 या जितने का आपने कांड कर रखा है, वो कांड आईटीसी का हो, टीडीएस का हो, टैक्स इवेजन का हो, फ्रॉड किसी भी चीज़ का हो, कांड का अमाउंट या 10,000 विच एवर इज हायर, ये होगा आपकी पेनल्टी। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉर्मल वाली बेसिक वाली बातें कवर हुई है, इसलिए पेनल्टी भी कम लगाई गई है ना। अब देखो यहाँ पे दूसरे वाली बात में आते हैं। आपने टैक्स नहीं भरा या टैक्स कम भरा या एरनेसली रिफंड ज़्यादा रिफंड क्लेम कर लिया या आईटीसी को रॉन्ग अवेल कर लिया या यूटिलाइज तरीके से नहीं किया, अगर तो ये आपने किसी जेन्युइन वजह से करना पड़ा, या समझ सकते हो कि आपने बिना फ्रॉड के इंटेंशन से किया है, तो पेनल्टी कितना है, हायर ऑफ या तो 10,000 या 10% ऑफ टैक्स ड्यू, विच एवर इज़ हायर, वो क्या होगी आपकी टैक्स पेनल्टी हो जाएगी। लेकिन अगर आपका नज़रिया किसका है, फ्रॉड का है, तो वो बोला 10,000 या फिर 100% ऑफ टैक्स ड्यू विच एवर इज़ हायर। ये याद रहे, मैं पेनल्टी की बात कर रहा हूँ। जो टैक्स आ रहा है वो तो आएगा ही, जो इंटरेस्ट आ रहा है वो तो आएगा ही। दिस इज़ ओवर एंड अबव दोज इंटरेस्ट एंड टैक्सेस एंड लेट फीस, जो लग गई है, उसके अलावा ये पेनल्टीज़ है। नेक्स्ट क्या है, कोई भी ऐसा बंदा जो मदद करता है, असिस्ट और एबेट्स ऑफेंसेस मेंशन इन नोट 1। नोट 1 क्या है, नोट 1 में वो कांड है जो नीचे अपन थोड़ी देर में पढ़ेंगे। चलो साथ में पढ़ ही लेते हैं, नोट 1 वाली बातें पढ़ ही लेते हैं। आ जाओ यहाँ पे देखो, ये है सेक्शन 122(1), याद है ऊपर देखा था मैंने 122(1), मैंने कहा था क्या है वो, यहाँ पे है। क्या बात कर रहा है नोट 1 में, गुड्स का सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज मेड विदाउट इनवॉइस या फॉल्स इनवॉइस या इनवॉइस और बिल्स इशूड विदाउट एनी सप्लाई ऑफ गुड्स। ये सब वही है आपका बिलिंग का बिजनेस, जो या तो बिना सामान के बिल दे रहे हैं या बिना बिल के सामान ले रहे हैं, दोनों को भी यहाँ पे क्या बोल दिया गया है, कसूरवार ठहरा दिया गया। आपने टैक्स कलेक्ट तो कर लिया, टीडीएस काट तो लिया या टीसीएस कलेक्ट तो कर लिया, लेकिन आपने गवर्नमेंट को नहीं दिया विद इन 3 months फ्रॉम ड्यू डेट। अरे काट के रखा क्यों था, सरकार के नाम पे काट के रखा, सरकार को दिया नहीं, तो भी आप ऑफेंस की काउंटिंग में आ जाओगे। याद रहे, सब ऑफेंसेस की लिस्ट है। या फिर फेल्स टू डिडक्ट एनी टैक्स और कलेक्ट टैक्स, डिडक्ट और कलेक्ट लेसर अमाउंट, या तो हम टीडीएस काटा नहीं और काटा तो कम काटा, और या फिर काट के भी जमा नहीं किया, वो भी एक ऑफेंस है। या तो आपने लिया या यूटिलाइज किया आईटीसी को या डिस्ट्रीब्यूट किया आईटीसी को एक्ट के कॉन्ट्रावेंशन में। फॉर एग्जांपल एक्ट में लिखा था कि 13 से कम का अगर मोटर व्हीकल है पैसेंजर के लिए लिया गया है तो उसका आईटीसी आपको नहीं क्लेम करना, बट आपने क्लेम कर लिया तो गलत तो कर लिया ना भाई। या फिर आपने फ्रॉड तरीके से रिफंड क्लेम कर लिया डिपार्टमेंट को लल्लू बना के। या फिर फॉल्सिफाइज और सब्सटीट्यूट्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, प्रोड्यूसेस फेक अकाउंट्स, फर्निशेस फॉल्स इन्फॉर्मेशन। अरे आपसे डिपार्टमेंट ने कुछ चीज़ें मांगी, आपने क्या किया, गलत इन्वॉइस, फेक इन्वॉइस बेवकूफ़ बनाने के लिए सब उनको बता दिया ताकि आपका टैक्स कम से कम आ सके। फेल्स टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, फर्निशेस फॉल्स पर्टिकुलर्स विद रिगार्ड टू रजिस्ट्रेशन इश्यूज इनवॉइसेस यूजिंग रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ अनदर पर्सन। अरे बाबा ये तो और बड़ा जुर्म है। रजिस्ट्रेशन आपको करना था, नहीं किया, ऊपर से आपने क्या किया, वो तो नहीं किया, वो तो कांड है ही है, ऊपर से क्या किया आपने किसी और का नंबर यूज़ करके उस पर परचेज कर लिया, सेल कर लिया, तो भी तो आपने गलत कर दिया।
ये सब अब तो इतना नहीं होता है, वैट के ज़माने में ये सब बहुत होता था। पब्लिक क्या करती थी मालूम है? पब्लिक किसी भी XYZ पर्सन से बिल ले लेती थी और वो बिल पे किसी और का वैट टिन नंबर हुआ करता था, और हम लोग सपोज करो मैं वो परचेज़र हूँ, मैंने माल ख़रीदा है, तो मैं तो ITC क्लेम कर लूँगा, मैं टैक्स कम भर दूँगा। फिर क्या होगा? अच्छा, अब कैसा है, GST में एवरीथिंग इज सिंक्रनाइज्ड, जैसे ही भरते हो 2A 2B सब आ गया, वो सब तो था नहीं वैट के ज़माने में। वैट में ऑल दोज थिंग्स वर नॉर्मल। तो हम जब तक हम लोग क्वार्टरली रिटर्न्स भर के बाद में हम एनुअल रिटर्न भरते थे, J1 J2 वगैरह सब भर के डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन देते थे, और डिपार्टमेंट उसके बाद अपने मन मुताबिक असेसमेंट करता था, और तब उनको मालूम पड़ता था ओ माय गॉड, ये जो ITC इसने क्लेम किया है, जिसका इसने क्लेम किया उसने तो ITC भरा ही नहीं है। तब नोटिस पहुँचते थे हमको भी और उसको भी, और डिपार्टमेंट रिकवरी स्टार्ट करता था डिपेंडिंग ऑन द थिंक कि फॉल्ट किसका है और किस हिसाब से वसूली करनी है। तो ये सारे कांड पहले होते थे, तो ऐसा इतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। रजिस्ट्रेशन वाला कांड अभी भी हो जाता है, बट ये दूसरे का नाम यूज़ करने वाला कांड अब नहीं हो सकता। ऑब्स्ट्रक्ट्स और प्रिवेंट्स ऑफिसर इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज़। आपके पास एक ऑफिसर आया आपसे इंफॉर्मेशन मांगने, और आपने उसके गन पट्टी पे गन रख दी, मतलब आपने उस ऑफिसर को काम करने से रोका, तो भी आप फंस सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आती है, जैसे कई लोग अभी आज के सोशल मीडिया पे बहुत फेमस होता है सब चीज़ें, कि कोई हमारे पास आता है तो हम इमिजिएटली हमारा फ़ोन का वीडियो चालू कर लेते हैं। पुलिस वाले आते हैं और हम ऐसे दिखाते हैं हम तो वीडियो निकाल रहे हैं, हमारी सेफ्टी के लिए निकाल रहे हैं। एक्चुअली में अगर आप किसी पुलिस ऑफिसर का बिना उससे पूछे, या किसी भी ऑफिसर का बिना उससे पूछे उसका वीडियो निकाल रहे हो, तो उसको भी ये माना गया है काफ़ी सारे केस लॉज में कि वो ऑब्स्ट्रक्शन है या प्रिवेंट कर रहा है ऑफिसर को उसका ड्यूटी डिस्चार्ज करने से। तो सर क्वेश्चन आता है वो चीज़ करना लीगल है कि इलीगल है? इसके ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के झगड़े हैं, बट एक केस लॉ से ये भी समझ में आया है, अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है और आप अपने सेल्फ डिफेंस में वीडियो बना रहे हो तो ठीक है, तो ये अब आपको कोर्ट में प्रूफ करना है कि आपने वो वीडियो किस इंटेंशन से बनाया, ठीक है। हालांकि ये ऑफ टॉपिक चलेगा, मैं थोड़ा कानून वाला ज्ञान ध्यान आ गया। फेल्स टू कीप मेंटेन और रिटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हम परचेज करते हैं, सेल करते हैं, सब फाड़ के फेंक देते हैं, कुछ संभालते नहीं है। चलता है क्या ऐसा? नहीं चलता है। कितने महीने संभालने के लिए बोला बुक्स ऑफ अकाउंट? सीखा था हमने लास्ट लेक्चर में, कितने महीने संभालना पड़ता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स? 6 महीने संभालने का बस, खाली 6 साल संभालने का खाली बस। 6 साल सिखाया था क्या मैंने? क्या सिखाया था? मैं तो ये सिखाया था, ये सिखाया था मैंने तो। क्या? लुक एट योर बोर्ड। हाँ, 72 मंथ सिखाया था मैंने तो 6 साल कैसे करोगे? MCQ में लिखा हुआ आएगा ABCD में, वहाँ 6 साल भी होगा, 72 मंथ भी होगा, तुम लिख के आना 6 साल। यू विल थिंक राइट है, रॉन्ग भी दे देगा डिपार्टमेंट तुमको, तुम्हारा इनकम वो एग्ज़ाम वाला। सिखाया वही सीख के याद रखो। आगे चलते हैं। फेल्स टू फर्निश इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट और फर्निश फॉल्स इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग एनी प्रोसीडिंग्स। कोई प्रोसीडिंग में गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है तो भी फंस जाएगा। सप्लाइज या ट्रांसपोर्ट और स्टोर गुड्स विच पर्सन हैज़ अ रीजन टू बिलीव आर लाइबल फॉर कन्फिस्केशन। कोई भी गलत तरीके से कोई सामान को रखा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, तो फंस जाएगा। Tampers with or destroys any material evidence or document, disposes of any or tampers any goods that have been detained, seized or attached। हमने कल बात किया था कि डिपार्टमेंट ने कुछ चीज़ें सीज कर ली हैं और डिपार्टमेंट के लेके जाने की प्रैक्टिकेबल नहीं, तो उसने क्या बोला, लॉक करके वहीं पर रख दिया, और डिपार्टमेंट जैसे ही गया हमने इमीडिएटली वो सबको बर्बाद कर दिया। कर सकते हैं ऐसा? नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। या फिर ट्रांसपोर्ट करें एनी टैक्सेबल गुड्स विदाउट कवर ऑफ डॉक्यूमेंट। हम ऐसे लॉरी से माल भेज दे रहे हैं, साथ में कुछ नहीं दे रहे, डिलीवरी चालान नहीं, इनवॉइस नहीं, ई बिल कुछ नहीं दे रहे, तो हम फंस सकते हैं क्या? फंस सकते हैं। तो ये सारे क्या थे? ऑफेंसेस थे। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, असिस्ट और अबेट्स ऑफेंसेस मेंशन्ड इन नोट 1। जब हमने नीचे देखा, या तो खुद हमने वो ऑफेंस किया या हमने किसी को करने में हेल्प किया। ये वाला पॉइंट की वजह से ना आज की डेट में जो प्रैक्टिशनर्स हैं CA और CA में,
अगर डिपार्टमेंट को मालूम पड़ता है कि इन्होंने कुछ चीज़ों में हाथ इनका भी इन्होंने हेल्प किया है, तो बिकॉज ऑफ दिस प्रोविज़न ये लोग सीए और सीएमए को भी सीधा आपकी लैंग्वेज में आटे में ले लेते हैं, ठीक है। एंड रिसेंट आपको न्यूज़ पता भी होना चाहिए, जोधपुर में क्या हुआ था एक सीए के साथ में 1.5 ईयर्स तक वो ऑलमोस्ट जेल में रह के आया है। क्या है वो कहानी, किसी और दिन डिस्कस करेंगे, फिलहाल चलते हैं आगे। एक्वायर पोजेशन या कंसर्न्स इन डीलिंग गुड्स विच ही नोन और रीजन टू बिलीव आर लायबल टू कन्फिस्केशन सच एज ट्रांसपोर्ट, रिमूव, कीप्स, कंसील, सप्लाई और परचेज। कोई भी ऐसा माल पोजेशन में ले रहा है जो उसको ऑलरेडी पता है कि ये लाइबल है कन्फिस्केशन के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदे के पास दारू बेचने का लाइसेंस नहीं है, दारू बेचने की इच्छा है, दारू बेच रहा है, या फॉर एग्जांपल किसी बंदे के पास दवाई बेचने का लाइसेंस नहीं है, क्योंकि वो लाइसेंस किसके पास होता है, सिर्फ और सिर्फ मेडिकल स्टोर जो चलाते हैं, तो ऑलवेज हैव लाइसेंस ऑफ ड्रग वाला। उन्होंने लाइसेंस लेके रखा, फिर भी वो बहुत सारी मेडिसिन लेके रखी है, चलेगा कैसा, नहीं चलेगा। यू नो रिसेंटली फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम पे एक मेडिसिन बहुत फेमस हुई थी, रेमडेसिविर, है ना। ये ऐसा पब्लिक का मानना था जैसे कोविड होता है रेमडेसिविर लगा देने का। अब रेमडेसिविर का शॉर्टेज हो गया था। शॉर्टेज से ये मालूम पड़ा था कि कुछ लोगों ने उसको होर्डिंग करके रखा है, बचा के रखा है, छुपा के रखा है। और ये होर्डिंग करने वाले अगर टैक्सेबल पर्सन थे तो वैसे उनकी बैंड बजाई, लेकिन अगर वो टैक्सेबल पर्सन नहीं थे, कोई इलीगल पोजीशन लेके रखे थे, तो वो भी फंस गए इस प्रोविजन में। नो मैटर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में उनके सज़ा अलग से होगी, आईपीसी में सज़ा अलग से होगी, एपेडेमिक या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की सज़ा अलग से होगी, मगर जीएसटी एक्ट वाली सज़ा डाल सकते हैं, उसको अलग से उसको डाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, रिसीव्स और डील्स विद सप्लाई ऑफ सर्विसेज विच ही नोज और रीजंस टू बिलीव आर लायबल टू कंट्रावेंशन ऑफ एक्ट। कोई ऐसा सप्लाई लेना जिसका हमको ऑलरेडी पता है कि ये गलत है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में बैटिंग लीगल है कि इलीगल है? ये बैटिंग मतलब पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वो बैट बॉल वाले बैटिंग की बात नहीं कर रहा। हाँ, मैं सट्टेबाजी की बात कर रहा हूँ। सट्टेबाजी लीगल है इंडिया में? हाँ, मेरे को लीगल सुनना। सट्टेबाजी क्या इलीगल है? फिर भी आप वो काम कर रहे हो, या तो कर रहे हो या करवा रहे हो। चाल से क्या? नहीं चाल से। जैसे आजकल बहुत सारे लोग आईपीओ में पैसा लगाते हैं, तो वो लोग क्या देखते हैं, जीएमपी देखते हैं, है ना, ग्रे मार्केट प्रीमियम देखते हैं, फिर देखते हैं कैसा होगा कैसा नहीं होगा। लेकिन किसी को पता है ग्रे मार्केट प्रीमियम आता कहाँ से है? कहाँ से आता है? ध्यान से सुनना। ग्रे मार्केट प्रीमियम एक ऑफ शेयर मार्केट का एक अलग मार्केट है, जहाँ पे लोग पेपर ट्रेडिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम 10 लोग बैठे हैं और एक का मन है, एक बोलता है कि मैं सट्टा लगा रहा हूँ कि ये वाला जो है ना शेयर, इसका इतना प्रीमियम मैं देता हूँ, चलो। दूसरा बोलता है ठीक है मैं बुक कर देता हूँ। तीसरा बोलता है नहीं मैं इतना दूंगा। ऐसा डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशंस, जैसे हमारा एक्चुअल मार्केट अप्स एंड डाउन्स होता है, वैसे ही ग्रे मार्केट भी अप्स एंड डाउन्स होता है। और ये जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, भले ही आपको जगह जगह दिख रहा है, मगर जब ये लोग पकड़े जाते हैं, जो भी इन चीज़ों में ट्रेड कर रहे हैं, पेपर ट्रेड कर रहे हैं, तो एक्सचेंज वाले भी एक्शन लेते हैं, सेबी भी एक्शन लेती है, और पुलिस वाले भी एक्शन लेते हैं, और अब डिपार्टमेंट वाले अगर वो जीएसटी के दायरे में कुछ आ रहा है तो डिपार्टमेंट वाले भी एक्शन ले लेते हैं। ठीक है, ये सभी लीगल है। अच्छा, मैं बता रहा हूँ जितना जानकारी मुझे पता है, आपको मुझसे बेटर पता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फेल्स टू अपीयर व्हेन समवन इज इश्यूड टू गिव एविडेंस और प्रोड्यूस। अरे उसको बुलाया, डॉक्यूमेंट देके जाओ, आया नहीं। या फेल्स टू इशू इनवॉइस और अकाउंट फॉर इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन। भाई इनवॉइस इशू नहीं कर रहा है बोलने के बाद भी, तो ये सब चीज़ें पेनल्टी कितना है, अप टू 25,000। लेकिन कब, जब कोई पेनल्टी अगर प्रोवाइड सेपरेटली नहीं किया गया। इन शॉर्ट, जो भी अपने नीचे कांड देखे नोट 1 में, अगर वो कांड के स्पेसिफिक कांडों में स्पेशल पेनल्टी है, वो लगी जाएगी। लेकिन अगर किसी कांड में कोई पेनल्टी नहीं लिखी है तो आपको ये वाली पेनल्टी लग जाएगी। समझियो कि नहीं? अच्छा, अब नीचे आपको बताया जा रहा है कि प्रोसिक्यूशन किस तरह से होगा। ऊपर बता दिया आपको पेनल्टी, पर क्या आपको इतना चिंदी अमाउंट देके छोड़ देंगे क्या? ना बेटा ना, मतलब तुम्हारे पे केस चलाएंगे, प्रोसिक्यूशन चलाएंगे। अगर आपका वो जो अमाउंट है 500 लाख से ज़्यादा है, चलो अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
या एड्स अबेट्स या कमीशन टू ऑफेंस है तो 6 महीने, मतलब अगर आपने मदद की है तो 6 महीने और फाइन, या फिर बोथ आप पे लगा दिया जाएगा। लेकिन अगर आप खुद हैं वो जो कल्प्रित हैं, अगर आपका कांड 200 लाख से 100 लाख के बीच में है, यानी कि 100 लाख से ज़्यादा 200 लाख से कम, 1 साल तक की जेल यात्रा और फाइन दोनों लगा दिया जाएगा। और मिनिमम नॉट लेस देन 6 मंथ, 6 मंथ से कम की सज़ा देने का अधिकार जज के पास भी नहीं है। मतलब इस केस में 500 से ऊपर, 500 से कम, 200 से ऊपर तो 3 साल तक की सज़ा और साथ में फ़ाइन, और 500 से ज़्यादा तो 5 साल तक की और साथ में फ़ाइन। याद रहे 6 महीना मिनिमम। लुक एट द नेक्स्ट थिंग ऑन सेकेंड कन्विक्शन। भाई एक बार तो कांड किया, तुम सेकेंड बार फिर किया तो भाई सीधा 5 साल तक एक्सटेंड कर लेंगे 6 महीने की सज़ा के साथ साथ में। समझा गया यहाँ तक? सो दिस वॉज अ चार्ट जहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें थी, हमने सीख ली। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चार्ट में कवर नहीं है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको अलग से देख लें। ओके, हियर वी गो। और मैंने हर एक सेक्शन के बाजू में लिख दिया कि कौन से एग्ज़ाम में या कहाँ पे वो आ चुका है, ताकि आपको उसका रिलेवेंस पता चले और पढ़ने का मूड बने। एक सेकेंड, बैटरी चार्ज लगानी पड़ेगी। ओके, तो सबसे पहला जो सेक्शन आता है वो आता है सेक्शन नंबर 123। MTP मई 18 में आ चुका है ये। पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिटर्न्स। अब कैसा होता है ना, डिपार्टमेंट के पास अंडर सेक्शन 150 पावर्स होते हैं। वो पावर्स के तहत वो आपसे इंफॉर्मेशन रिटर्न मंगा सकता है। याद रहे ये इंफॉर्मेशन रिटर्न है जो रिटर्न्स आप 139 में भरते हो, विच इज़ R1, R2 एंड R3। वो चलो तो चले गया, जो आपका रिटर्न 3B वगैरह वो सब चीज़ें रिटर्न्स है, वो सब की बात यहाँ नहीं हो रही है। दिस इज़ सेक्शन 150 का स्पेशल इंफॉर्मेशन रिटर्न। अब कैसा होता है ना कि डिपार्टमेंट के पास और जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं इन सब के पास आपस में एक दूसरे का ज्ञान शेयर करने का पावर होता है। साथ ही साथ जब किसी की इंक्वायरी चलती है तो डिपार्टमेंट और 4 लोग से भी वो चीज़ें मांग सकता है। तो 150 के अंदर इनके पास पावर है कि वो इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं आती है तो देखो क्या बोला, इन्फॉर्मेशन रिटर्न अगर नहीं आती है तो 100 रुपया पर डे और मैक्सिमम 5000 रुपीज़ तक का पेनल्टी डिपार्टमेंट चार्ज कर सकता है। अब ये 150 इतना इन डेप्थ आपको है नहीं, इसलिए मैं कवर नहीं कर रहा, बट स्टिल किसी की सीखने की इच्छा हो तो बता देना, अलग से वीडियो बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, 100 पर डे टिल सच फेलियर कंटिन्यूस टिल 5000 तक पहुंच जाए वहाँ तक। ओके, नेक्स्ट है सेक्शन 124। अब 124 भी सिमिलर है 123 के जैसा, बट यहाँ पे कैसा होता है, सेक्शन 151 का पावर यूज़ करके डिपार्टमेंट आपसे इंफॉर्मेशन मांगता है, जिसका यहाँ पे हम नाम देते हैं स्टैटिस्टिक्स। अगर वो स्टैटिस्टिक्स टाइम पे सबमिट नहीं होता है, इंफॉर्मेशन टाइम पे सबमिट नहीं होती है, तो इन दैट केस पेनल्टी क्या हो सकता है, इट में एक्सटेंड टू 10,000। एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग ऑफेंस, भाई मांगने के बाद भी नहीं दिया जा रहा है, टू अ फर्दर फाइन विच में एक्सटेंड टू 100 रुपीज़ फॉर ईच डे। 10,000 तो पहले मांग सकते हैं और 100 पर डे भी मांग सकते हैं। कहाँ तक, 25,000 की लिमिट तक मांगा जा सकता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है सेक्शन 125 विच इज़ अ जनरल सेक्शन। ये हम ऑलरेडी नीचे पढ़ चुके हैं समरी चार्ट में। दोबारा यहाँ पे लिखा है कि अगर किसी चीज़ की पेनल्टी कहीं पे नहीं लिखी गई है तो वो पेनल्टी क्या होगी, 25,000 तक की पेनल्टी लगा सकते हैं जनरल प्रोविजन के अंदर। नेक्स्ट है जनरल डिसिप्लिन रिलेटेड टू पेनल्टी, सेक्शन 126। ये देखो यहाँ पे कितनी बार ये चीज़ें आ चुकी हैं। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, नो पेनल्टी शैल बी इम्पोज्ड बाय एनी ऑफिसर ऑफ दिस एक्ट फॉर माइनर ब्रीचेज ऑफ टैक्स रेगुलेशन प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट ओमिशन और मिस्टेक इन डॉक्यूमेंटेशन विच इज एक्टिव हैबिट। सिंपल सी कहानी देखो ना,
जस्ट बिकॉज लॉ मेकर्स के पास पावर है, क्या वो आपसे बेतहाशा जब मर्जी आए उस सेक्शन के पावर को यूज़ करके पेनल्टी वगैरह मांग सकते हैं? तो इन्होंने खुद साफ साफ लिख के क्या बता दिया कि बॉस अगर कोई माइनर ब्रीच है, फॉर एग्जांपल एक बंदे ने उसका टैक्स का इन्वॉइस का अमाउंट था 10 लाख रुपए का, उसने गलती से 9,99,000 डाल दिया, या फिर अमाउंट था सपोज करो 5,001 रुपीज़ का, उसने बाय मिस्टेक 5,000 डाल दिया, तो क्या 1 रुपये का गलती के लिए विल ऑफिसर इनिशिएट ऑल दिस प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हिम? आंसर इज नो। इसलिए बोल दिया कि जो माइनर ब्रीच होगा उसके लिए हम ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे। या फिर कोई प्रोसीजर रिक्वायरमेंट फुलफिल टाइम पे नहीं हुई या कुछ मिस्टेक हो गई है तो वहाँ पे हम लोग ज़बरदस्ती का पेनल्टी का काम नहीं करेंगे। अब यहाँ उन्होंने डिफाइन भी कर दिया है कि माइनर म्हणजे का है, माइनर मतलब जहाँ पे जो अमाउंट ऑफ टैक्स होगा उस कांड के अंदर, वो कांड यानी कि 5,000 तक या उससे कम का ही होना चाहिए। उससे ज़्यादा का कांड हुआ तो माइनर बीच में नहीं आएगा, वो मेजर में बन जाएगा। नेक्स्ट, द पेनल्टी इम्पोज्ड डिपेंड्स ऑन द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस, जो कि डिग्री एंड सीवियरिटी ऑफ द ब्रीच पे डिपेंड करता है। सिंपल सी कहानी है ना। अब ये कोई जनरल रूल तो बोल सकते नहीं है कि इस तरह का ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, तो इन्होंने बोल दिया है कि फैक्ट्स और सर्कमस्टेंस देखे जाएंगे कि किस लेवल पे क्या कांड हो रहा है और उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे सीवियरिटी क्या होगी बीच की, कितना बड़ा काम कितना बड़ा कांड किया उसकी बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। तो ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नो पेनल्टी, सिंपल सी कहानी है कि हमारे पूरे लॉ मेकर्स ने हर जगह पे ये दिया है और ये जगह ये हमको राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से भी मिला है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड के पहले हमारे साथ में नाइंसाफ़ी, मतलब हमारे साथ में गलत नहीं होना चाहिए। तो जो पेनल्टी भी चार्ज करनी है उसके पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ SCN, शो कॉज नोटिस। यहाँ पे देखो, ये मैंने यहाँ पे लिखा है अपनी भाषा में, खुद से गलती मान ली तो थोड़ा कंसिडर करो। अरे जब ऑफिसर, तुम खुद ही ऑफिसर के पास चले गए, ऑफिसर मैंने ये कांड कर दिया, प्लीज़ है ना आप कंसिडर करो और थोड़ा सा प्लीज़ आप समझ के थोड़ा सज़ा कम दे देना। तो ऐसा तो हमने हमेशा मूवीज़ में भी देखा है, बहुत जगह सुना भी है कि अगर खुद जाके अपनी गलती मान लेती है तो शायद सज़ा कम होती है। सज़ा माफ़ होती है क्या? नहीं, शायद डिपेंड करता है अब सामने वाला का कांड कितना बड़ा हो। फॉर एग्जांपल, आप जाके किसी को बोल दो सर मैंने गलती से ना 2 लोगों को जान से मार दिया, सज़ा मेरे मैं आपको जाके बता रहा हूँ, सज़ा कम होगी क्या? नहीं होगी, बट ऑफ कोर्स तुमको, पर ये हो सकता है कि शायद फांसी की जगह पर तुमको उम्र कैद दे देना। ठीक है, तो बस वही है कि कीप अ सॉफ्ट हार्ट फॉर द वन जो खुद से आके सच बोलने की हिम्मत रख रहा है। ओके, नेक्स्ट, पावर टू इम्पोज पेनल्टी इन सर्टेन केसेस। अब ये कौन से केसेस हैं? कोई नॉन फाइलर्स है उनका असेसमेंट करना, अनरजिस्टर्ड पर्सन का असेसमेंट करना, ये सारी चीज़ों में भी अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो 73, 74 का भी कांड है, तो यहाँ पे हम लोग पेनल्टी मांग सकते हैं। एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, यहाँ कुछ है नहीं समझाने के लिए। यहाँ पे आओ, पावर टू वेव पेनल्टी। अरे सिंपल सी कहानी है, अगर सरकार चाहे तो उनके पास पावर है, वो कह सकते हैं कि हम लोग पेनल्टी माफ़ कर रहे हैं। सर वो कौन कौन सी पेनल्टी माफ़ कर सकते हैं? जो हमने अभी सीखा, जो नीचे समरी में सीखा, सेक्शन 122 की पेनल्टी भी माफ़ कर सकते हैं, या 123, 125 की पेनल्टी भी माफ़ कर सकते हैं, या फिर सेक्शन 47 की भी। सर 47 की पेनल्टी कौन सी है पता है आपको? 3B लेट भरते हैं तो 50 रुपये पर डे की पेनल्टी लगती है, वो डिपार्टमेंट माफ़ कर सकते हैं। रिसेंटली अभी एमनेस्टी स्कीम आई हुई भी है डिपार्टमेंट की कि आप चाहो तो 500C और 500 SGST की मैक्सिमम पेनल्टी के साथ में पहले की भी सब रिटर्न्स फाइल कर सकते हो। तो ये सब क्या है, यहाँ पावर है गवर्नमेंट के पास। कौन सी गवर्नमेंट के पास? ऑफ कोर्स हमारे CJ के पास में, तो वो लोग वहाँ से वेव्ड ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? डिटेंशन, सीजर एंड रिलीज ऑफ गुड्स एंड कन्वीनियंसेस इन ट्रांजिट। अब ये क्या है? पहले तो डिटेंशन करना या सीजर करना, माल पकड़ना, किसी ट्रक में, लॉरी में, गाड़ी में जाता हुआ माल पकड़ना और उसको कैसे रिलीज़ करना है, उसकी प्रोसेस यहाँ बताई गई है। इसकी थोड़ी सी झलक हमने ई-वे बिल में भी देखी थी, बाकी झलक हम यहाँ देख रहे हैं। तो ये सेक्शन 129(1) सबसेक्शन 1 इन शॉर्ट। तो ये क्या बता रहा है? ऑफिसर अगर चाहे, उसको लगता है कुछ गड़बड़ है, कुछ कांड है, तो जैसे हमने बात किया था, बीच रास्ते में कभी भी आपका कन्वेंस को रोक सकता है, आपके ट्रक को रोक सकता है और आपसे
पूछ सकता है कि बता तेरा इनवॉइस दिखा, ये दिखा, वो दिखा। अब देखो देयर आर हाई चांसेस, हो सकता है कि आप सही हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट में निकल जाओगे। हो सकता है ट्रक में माल हो 10 करोड़ का और आपने इनवॉइस और ईवीबी बना रखा 50 लाख का या 40 लाख का, तो कहने से वो जो 50 लाख का एक्स्ट्रा है जो बिना बिल का है उसको ऑफिसर सीज कर सकता है। उसी की यहाँ पे बात कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये मई 18 में भी आया है, मई 19 में भी आया है, कभी भी दोबारा आ सकता है। तो चलो देखते हैं कि हमारा माल पकड़ लिया तो क्या कैसे हम बचेंगे उससे। तो यहाँ देखो बचना क्या है, कहानी बड़ी सिंपल है। वेयर ओनर ऑफ द गुड्स कम्स फॉरवर्ड फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल टैक्स एंड पेनल्टी, जिसका मतलब क्या है, ओनर ऑफ गुड्स एक्सेप्ट द लाइबिलिटी। डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया, डिपार्टमेंट ने क्या देखा कि आपके इस पर्टिकुलर लॉरी में 20 लाख का माल ऐसा है जिसका कोई बिल है ही नहीं आपके पास में, डॉक्यूमेंटेशन है ही नहीं आपके पास में, या चालान आपके पास में है ही नहीं। उनको लगा गड़बड़, तो क्या करेंगे, अब ओनर, मेन ओनर जो है गुड्स का, हो सकता है उसको मालूम पड़ गया। तो ओनर ने क्या किया, ओनर ने खुद आया और ओनर ने क्या बोला, अच्छा ऑफिसर आप क्या कह रहे हो। ऑफिसर बोलता है इस पे तुम्हारा टैक्स बनता है 4 लाख रुपए का। अगर आपने जो ऑफिसर ने कहा वो मान लेते हो, इज्जत से परेशान नहीं करते हो, तो देखो क्या है। तो क्या बोला, ऑन पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल टैक्स, कितना टैक्स भरेगा वो, 100%। देखो पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल टैक्स एंड पेनल्टी इक्वल टू 100%, मतलब टैक्स तो पूरा भरना ही है और 100% की पेनल्टी भरनी है। 100% किसका, 100% ऑफ टैक्स, 100% ऑफ टैक्स का पेनल्टी भी भरो और एप्लीकेबल टैक्स भी भरो। अगर ये नहीं भर रहा है तो कोई साथ में सिक्योरिटी दे दो जो उतने ही अमाउंट का हो, तो फिर आप माल वापस लेके जा पाओगे, वरना नहीं लेके जा पाओगे, वहीं पे जब्त हो जाएगा, कॉन्फिस्केट हो जाएगा। अच्छा दूसरा, अब हो सकता है ना जो माल गोडाउन, जो माल उस ट्रक में हो वो एग्जेम्प्टेड वाला कैटेगरी वाला हो। अब एग्जेम्प्ट वाले में भी यू नीड टू हैव सम डॉक्यूमेंटेशन विथ यू, मे बी बिल ऑफ सप्लाई, मे बी ई वे बिल, व्हाटसोएवर जो भी डिफाइन किया गया एक्ट के अंदर। कुछ नहीं है आपके पास में, अरे भाई कुछ नहीं है, तो क्या वहाँ पे भी मोटा मोटा पेनल्टी चार्ज कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज वो तो एग्जेम्प्टेड है, तो टैक्स मांगे कैसे। सपोज टैक्सेबल वाला गुड्स था तो बोल सकते हैं 18% वाला कैटेगरी था, 18% दो टैक्स। अब यहाँ टैक्स कैसे मांगे, तो यहाँ पे क्या बोला, पेनल्टी के नाम पे यहाँ टैक्स तो नहीं मांगेंगे तुमसे। अब यहाँ बोला 2% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स, चलो उतना पेनल्टी दे दो, या 25,000, विच एवर इज लेस। देखो अभी तक हमने जितने प्रोविजन पढ़े सब जगह क्या था, विच एवर इज हाई। दिस इज द फर्स्ट टाइम जहाँ पे डिपार्टमेंट ने क्या बता दिया, विच एवर इज लेस। और सिंपल सी कहानी है ना, ये वो वाले गुड्स हैं जिनका अगर डॉक्यूमेंट होता तो कुछ टैक्स लगता ही नहीं, तो कुछ लगता ही नहीं है, तो बस इसने गलती ये की है कि डॉक्यूमेंटेशन रखा नहीं अपने पास में, उसके लिए हम फाइन मांग रहे हैं। तो कितना, 2% या 25,000 जो कम है दे दे भाई, कहानी खत्म कर। नहीं है देने के लिए, समझो कोई बेचारा गरीब आदमी नहीं है देने के, तो क्या बोला, सिक्योरिटी दे दे उतने पैसे का और माल ले जा। ये तो हुआ पहला केस जहाँ पे ओनर ने चुपचाप लाइबिलिटी मान ली। दूसरा केस क्या है, ओनर नहीं माना, ओनर डज नॉट एक्सेप्ट द लाइबिलिटी, नहीं माना, झगड़ा करने लगा वो तो, नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है, गलत है। तो वहां पे क्या हुआ, यहां पे बोल दिया कि जो भी एप्लीकेबल टैक्स है वो तो दे दे, और कितना कर, पेनल्टी इक्वल टू 50% दे दे। कितना, लेकिन देखो इक्वल टू 50% ऑफ दी वैल्यू ऑफ गुड्स। देखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ऊपर क्या था, ध्यान से देखो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर क्या था भाई, एक तो तू टैक्स दे दे, एक तो टैक्स दे दे और साथ में क्या कर, 100% ऑफ टैक्स भी दे दे एज अ पेनल्टी। नीचे क्या बोला है, जब नहीं मान रहा तो डिपार्टमेंट ने क्या बोला है कि तू टैक्स तो दे ही दे, टैक्स तो दे दे, और क्या दे, पेनल्टी कितना मांग रहे हैं, 50%, नहीं मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ, और पेनल्टी, यहाँ पेनल्टी क्या बोला, 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स। यहाँ देखो 50% ऑफ
वैल्यू ऑफ गुड्स, वहाँ पे टैक्स का 100% था, यहाँ वैल्यू ऑफ गुड्स का, जितना वैल्यू होगा उन गुड्स का उसका 50% वैल्यू। लेकिन क्या, आफ्टर रिड्यूस्ड बाय द टैक्स अमाउंट पेड देयर ऑन, जितना आपने टैक्स भर दिया ना उसको हटा दो, रिड्यूस बाय द टैक्स अमाउंट पेड देयर ऑन, मतलब कहना है 50% वैल्यू ऑफ गुड्स माइनस टैक्स पेड अबाउ, तो वो हटा दो, उसके बाद का जो अमाउंट है वो पेनल्टी बनेगा। सर थोड़ा सा न्यूमेरिकल हो जाए तो मज़ा आ जाए इसमें, हैव अ लुक ऑन न्यूमेरिकल्स। सपोज करो 10 लाख का माल कॉन्फिस्केट कर लिया, सिंप्लिसिटी के लिए इस पर टैक्स रेट था 10%, ठीक है, तो इस पर टैक्स कितना बनेगा 1 लाख, तो यहाँ पर टैक्स कितना आएगा 1 लाख, यहाँ तक ठीक है, ओके। अब डिपार्टमेंट ने 1 लाख के साथ में पेनल्टी भी मांगा, पेनल्टी कितना मांगा होगा, अगर ऊपर वाला केस है जहाँ पे बंदा मान गया तो डिपार्टमेंट ने क्या बोला होगा 1 लाख टैक्स का दे दें और 100% ऑफ टैक्स एज ए पेनल्टी, मतलब 1 लाख पेनल्टी का दे दें। इन शॉर्ट टोटल 1 लाख प्लस 1 लाख 2 लाख डिपार्टमेंट ने मांग लिया होगा, लेकिन हमने मना कर दिया। तो मना करने में क्या होगा, भैया टैक्स तो तेरे को फिर भी देना पड़ेगा 1 लाख का, पेनल्टी में हम तेरे साथ थोड़ा बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो पेनल्टी में क्या बोला 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स, गुड्स का वैल्यू कितना है 10 लाख, 50% कितना होता है 5 लाख, आ जाओ यहाँ पे 5 लाख माइनस टैक्सेस पेड अबाउट, टैक्स कितना भरा ऊपर इसके ऊपर 1 लाख का, 1 लाख कम कर दो, कितना आएगा पेनल्टी 4 लाख, तो 4 लाख का पेनल्टी और 1 लाख का टैक्स, 5 लाख रुपए भरने पड़ेंगे, ठीक है। अब कई बार स्टूडेंट्स इसको इतना डेप्थ में नहीं पढ़ते तो वो क्या सोचते हैं, वो सिर्फ इतना रखते हैं घाई घाई के अंदर, या बच्चे लोग समरी नोट से पढ़ते हैं तो क्या ध्यान रखते हैं ऊपर के पेनल्टी 100%, नीचे की पेनल्टी 50%, बार्गेनिंग किया तो पेनल्टी कम आधा हो गया, अरे आधा नहीं हुआ, लग गई, बैंड बज गई, इसीलिए कहते हैं कि भाई मान लो। अच्छा एनीवे ये माने नहीं माने वो अपना कंसर्न नहीं है, ये याद रखना है 2-2 मार्क के एमसीक्यू में इसी तरीके से गंदा करेंगे एमसीक्यू को, ठीक है। अच्छा अगर सेकंड कैटेगरी, जो सेकंड कैटेगरी है जहाँ पे हमने क्या किया एग्जेम्प्ट गुड्स को सप्लाई किया, तो अगर एग्जेम्प्ट गुड्स को सप्लाई किया है और हम मान नहीं रहे हैं तो ऊपर कितना था 2%, नहीं मान रहे ना, चलो 5% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स दे दे या 25,000 विच एवर इज लेसर दे दे और निकल बंद चले यहाँ से, ठीक है। तो दोनों ही केस में याद रहे अमाउंट बड़ा ही आएगा, छोटा नहीं आने वाला है, कहाँ टैक्स का 100% और कहाँ वैल्यू का 50%। एक चीज़ और ध्यान रहे बगा, नो सच गुड्स और कन्वेंस shall be detained or seized without serving an order of detention or seizure on the person transporting the goods। सिंपल से कहानी है ना, वो जो ऑफिसर तुमको पकड़ेगा रास्ते में वो ऐसा नहीं बोल सकता अपनी मर्जी के हिसाब से, तुमको पकड़ा ये माल हम हमारा दे दो, दे नीड टू गिव एन ऑर्डर कि हम लोग तुम्हारा गुड्स को जब्त कर रहे हैं, उसके बिना माल जब्त नहीं किया जा सकता। देयर हैव बीन केसेस जहाँ पे ऑफिसर को खुद को ये सब नहीं पता था, उसने माल डिटेन किया, बात चली गई हियरिंग तक और हियरिंग में ऑफिसर केस हार गया, इसलिए नहीं कि वो सही वो गलत था, सिर्फ इसलिए कि उसने ऑर्डर सर्व नहीं किया, माल उठा लिया, तो कोर्ट ने उसको बोला दादागिरी कर दी तुम्हारी, क्या तुम गुंडे हो क्या, ऑर्डर सर्व करो, ओके। अच्छा दूसरा देखो यहाँ पे मस्त वाली बात क्या लिखी है, कई बारी ना समझ में ही नहीं आता कि गुड्स का ओनर कौन है। ऊपर हमने क्या बात किया कि ओनर सामने आया, या तो माना या तो नहीं माना। सेकंड केस क्या है, बेचारा ड्राइवर पकड़ा गया, अब ड्राइवर इतना कॉल कर रहा है किसी को, मतलब दोनों को कॉल कर रहा है, जिसने माल भेजा उसको लिया उसको, वो कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है उसका। सपोज करो कि डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं है मगर कहीं को डिलीवरी चालान डिलीवरी स्लिप है, कुछ ना कुछ है जहाँ पे एड्रेस लिखे हैं। अब डिपार्टमेंट की मर्जी है, वो चाहे तो कंसाइनर को डीम्ड ओनर मान लेवे या कंसाइनी को ओनर मान लेवे, डिपार्टमेंट को तंबूरा फर्क पड़ता है कि अल्टीमेटली गुड्स कौन ओन कर रहा है, हमको तो टैक्स से मतलब पेनल्टी से मतलब, समझियो कि नहीं। अच्छा एक और बात देखो क्या लिखी है, द प्रॉपर ऑफिसर जो डिटेन कर रहा है शैल इशू अ नोटिस स्पेसिफाइंग द टैक्स एंड पेनल्टी पेएबल एंड देयर आफ्टर पास इन ऑर्डर। सिंपल सी कहानी है, जब वो ऑर्डर पास करेगा तो टैक्स वगैरह बता के साथ में ऑर्डर पास करेगा, तभी तो हम बोलेंगे हाँ एक्सेप्ट या नॉन एक्सेप्ट।
कोई टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी चार्ज नहीं होगा बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड के। ये देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, ये जो डिटेंशन होगा ना माल का, ऐसा नहीं कि सबका रोड पे खड़े खड़े होगा, रोड पे माल पकड़ा, रोड पे फ़ोन किया, आके देखे जाए, ऐसा नहीं होता है। वो कंसिडर करेगा, ऑर्डर दे के चला जाएगा ड्राइवर के हाथ में, ये ले बेटा जा तू अभी जी ले अपनी ज़िंदगी। और हमारे पास टाइम होता है, विंडो होता है 14 डेज़ का। अगर हमने 14 डेज़ में पेमेंट कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो हमारे पे आगे और कार्रवाई करी जाती है। लेकिन अगर वो गुड्स ऐसे हैं जो पेरिशेबल नेचर के हैं या ख़तरनाक नेचर के, हज़ार्डियस नेचर के हैं, तो डिपार्टमेंट चाहे तो 14 डेज से कम का टाइम भी दे सकता है। सपोज़ करो जो माल पकड़ा था वो अमूल का दूध था, अब क्या वो दूध का 14 डेज तक डिपार्टमेंट वेट करेगा? पूरा सड़ेगा पूरा डिपार्टमेंट वहाँ का। बोला 2 दिन के अंदर आ, ये तो नहीं चलेगा। एग्जाम्पल है हाइपर ब्लीक के लेवल पे। हाँ जी थाम्बा, आ गया हूँ आपके साथ, आपके पास आपका अमेंडमेंट लेके। अगेन मई 22 में कोई अमेंडमेंट नहीं है इस चैप्टर में, नवंबर 22 के स्टैट अपडेट के थ्रू अमेंडमेंट आते हैं, तो वहाँ पे अमेंडमेंट्स हैं। तो अभी जो आपने पॉइंट नंबर 10 पढ़ा है, इसमें अच्छे मस्त अमेंडमेंट हैं जो आपको जानने जीवन के लिए बहुत अनिवार्य है। तो चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहला जो आपने लाइन्स सारी पढ़ी उसमें अमेंडमेंट आपको आता है एक चीज़ में, ये आ जाता हूँ मैं सीधा आपको लेके नवंबर 22 के शीट में, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से, पहले क्या हुआ करता था, पहले जब आपका गुड्स डिटेन करते थे, कन्वेंस को डिटेन करते थे, तो टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी सब कुछ पेमेंट करना पड़ता था। गुड्स डिटेन के लिए साथ में पेनल्टी पेमेंट करनी पड़ती थी। अब क्या बोला, पोस्ट अमेंडमेंट ओनली पेनल्टी क्या बोला, ओनली पेनल्टी इज पेएबल फॉर रिलीज ऑफ सच गुड्स। बट अब पेनल्टी हायर कर दिया है, बताऊं तुम्हारी और बजा दी है। अभी आगे बताता हूँ, ठीक है। तो याद रहे, इतना याद रहेगा, पहले टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी सब देना पड़ता था, अब सिर्फ और सिर्फ पेनल्टी देना है और अपना गुड्स लेके जाना है। सर टैक्स नहीं देना है क्या, देना है, वो हिसाब किताब होगा, देंगे। फिलहाल पेनल्टी दो और गुड्स लेके जाओ, बट पेनल्टी मस्त बढ़ा दी है। अभी देखो ध्यान से, अब वन चलते हैं। अपना फर्स्ट केस ये था, देखो मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि यहाँ पे आपका अमेंडमेंट है। फर्स्ट पॉइंट 1 का अमेंडमेंट है, पॉइंट मैंने अपने रेफरेंस के लिए लिखा है, तुम गोली मारो, तुम यहाँ देखो ध्यान से। जब ओनर ऑफ द गुड्स फॉरवर्ड आ जाता है, सामने से आ जाता है, तो क्या होगा, पेनल्टी, ओनली पेनल्टी नीड टू बी पेड। अब देखो पेनल्टी, ये पहले के प्रोविजन, अब ये देखो नए प्रोविजन। जब ओनर सामने आ जाता है ना भाई साहब, तो आपने उसे नए से मतलब है, देखो टैक्स पेनल्टी कितना लगा दिया, 200%। पहले कितना था पेनल्टी, 100%। अब कितना है पेनल्टी, 200%। सर वो टैक्स क्या नहीं भरना है, 100% टैक्स तो भरना ही है, भरेंगे जब भरेंगे तब, जब टाइम आएगा, ऑर्डर आएगा तब भरना ही पड़ेगा। लेकिन फिलहाल गुड्स लेके जाने के लिए 200% पेनल्टी भरना पड़ेगा, ठीक है, टैक्स का 200%, ठीक है, मतलब पेनल्टी डबल कर दिया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो गवर्नमेंट पहले आपसे क्या ले रही थी, आपसे पहले आप 100% टैक्स ले रही थी और 100% एज ऑफ टैक्स का एज ए पेनल्टी ले रही थी। मतलब सरकार पहले भी आप 200% ले रही थी और 200% में पूरा छुट्टा कर रही थी, पूरा माफ़ कर रही थी, पूरा रिलीज़ कर रही थी। बट अब ऐसा हो रहा है कि नहीं, अब कह रही है 100% टैक्स तो तुमसे लेंगे ही, बाद में ले लेंगे, तुम पहले 200% पेनल्टी भरो अभी का अभी। मतलब पैसा तो अभी भी पहले की जितना ही ले रही है डिटेन करने पे, लेकिन उसके बाद अलग से और परसेंट मांगने वाली है। भाई साहब लूट मची है, लूट। सर एग्जेप्टेड में कुछ चेंज है क्या, नहीं, वो जो था ना एज इट इज सेम टू सेम है। नेक्स्ट केस क्या था, जब वो साहूकार नहीं होता, वो सामने आता ही नहीं ओनर ऑफ द गुड्स, उस केस में क्या कर दिया, पहले क्या था, एप्लीकेबल टैक्स प्लस पेनल्टी कितना था, 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स। क्या था, 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स, टैक्स का नहीं, वैल्यू ऑफ गुड्स का। अब ये सब मैं बता चुका हूँ लेक्चर के अंदर, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा वापस से। लेकिन यहाँ पेनल्टी क्या लेके आ गए, पेनल्टी विल बी हायर ऑफ क्या, या तो 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स या 200% ऑफ टैक्स पेएबल ऑन सच गुड्स, विच एवर इज हायर। ये वाला पेनल्टी आपसे वसूल करेंगे और फिर आपको जाने की इजाज़त टाइम बिंग के लिए दे देंगे। एग्जेम्प्टेड में चेंज हुआ कि नहीं, पहले भी ये था अभी भी यही है, वहाँ कोई चेंजेस नहीं है। तो चेंजेस कहाँ पे हुआ, सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल के अंदर हुए। समझियो कि नहीं, सर समझ गई बात, मैंने कहा आगे चलो। अकॉर्डिंगली ये सब चीज़ें आप चेंज कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। मैंने आपको पढ़ा दिया, अब आपके पास अगर आप खुद का शीट से लिख रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप मेरे शीट से कुछ लिख रहे हो तो ये वाले पॉइंट्स को आप जो मैंने लिखवाए साइड में आप चेंज कर देना, अमेंडमेंट पढ़ाया उसके हिसाब से।
ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये हो गया, ये हो गया, ज़ाला ज़ाला। ओके, इधर है अगला अमेंडमेंट। अगला अमेंडमेंट देखो यहाँ पे, ये जो आपने पॉइंट नंबर 2 सीखा इसी के ऊपर है। डिटेन और सीज गुड्स ऑन कन्वेंसेस नॉट टू बी रिलीज्ड ऑन प्रोविजनल बेसिस। अब देखो पहले क्या प्रोविजन था जो आपने सीखा अभी कि प्रोविजनल बेसिस पे आप अपना सामान लेके जा सकते थे बॉन्ड एग्जीक्यूट करके, गारंटी देके। अब ऐसा नहीं है। अब क्या बोला उन्होंने, उस चीज़ को ओमिट ही कर दिया, ओमिट ही कर दिया है भाई साहब, ओमिट कर दिया है, ओमिट ही कर दिया है। क्या बोल दिया? दिस इम्प्लाइज दैट द डिटेन और सीज गुड्स और कन्वेंसेस शैल नॉट बी रिलीज्ड ऑन प्रोविजनल बेसिस अपन एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड एंड फर्निशिंग सिक्योरिटी। भाई गारंटी या सिक्योरिटी देके आप गुड्स लेके नहीं आ सकते, आपको पैसा भर के लेके जाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो ये वाला चीज़ हो गई सॉर्टेड। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ये वाला पॉइंट नंबर 3। अगेन इसमें अमेंडमेंट है। यहाँ पे आ जाओ, देखो पहले यहाँ पे क्या लिखा था, अगर आप इस पॉइंट को पढ़ोगे कि जो प्रॉपर ऑफिसर है जो डिटेन करता है आपकी गुड्स को सीज करता है, वो एक नोटिस इशू करेगा जिसमें टैक्स अमाउंट और पेनल्टी दोनों लिखा रहेगा, और उसके बाद में एक ऑर्डर पास होगा फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। लेकिन गवर्नमेंट ने जब लॉ बनाया ना, लॉ मेकर ने जब लॉ बनाया तो इसमें डेट लिखना भूल गए कि कितना दिन में ऑर्डर देना पड़ेगा। अब ऑफिसर की मनमर्जी हो रही है, कोई 25 दिन में ऑर्डर दे रहा है, कोई 50 दिन में ऑर्डर दे रहा है, और तुमको ये सब तो पता ही है। तो जनाब यहाँ पे सरकार आई, सरकार ने क्या बोला, भाई साहब द प्रॉपर ऑफिसर डिटेनिंग और सीजिंग गुड्स और कन्वेंस शैल इशू अ नोटिस विद इन 7 days ऑफ सच डिटेंशन। भाई साहब सीजर करने के 7 दिन के अंदर नोटिस देना पड़ेगा जिसमें पेनल्टी वेनल्टी सब लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद 7 दिन में जो देगा उस पेनल्टी लिखा रहेगा। उसके बाद द प्रॉपर ऑफिसर शैल पास एन ऑर्डर विद इन पीरियड ऑफ 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ सच नोटिस। जैसे नोटिस दे दिया उस दिन के 7 दिन के अंदर अंदर से आपको ऑर्डर इशू कर देना है उस बंदे को कि उसका पेनल्टी टोटल कितना बनता है इस क्लॉज में और इस सेक्शन के अंदर। समझ में आ रही है बात? तो सिंपल सी कहानी है, पहले डेज नहीं थे, अब डेज बता दिए ताकि एक टाइम बाउंड चीज़ें हो सके। नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट अमेंडमेंट है पॉइंट नंबर 6 के अंदर। अब सर इसमें क्या अमेंडमेंट है? यहाँ पे देखो, इस सेक्शन को इन्होंने किया सब्स्टिट्यूट, और इन्होंने क्या बोला कि अगर कोई पर्सन ट्रांसपोर्ट कर रहा है कोई गुड्स को, owner of such goods fails to pay the specified amount of penalty within 15 days from the date of receipt of the copy of the order levying penalty। जो आपको ऑर्डर आएगा पेनल्टी का, उसके 15 दिन में अगर आप पेमेंट नहीं करते पेनल्टी का पेमेंट नहीं करते, तो द गुड्स और कन्वेंस सो डिटेन और सीज शैल बी लाइबल। ये भाई साहब क्या है, ये देखो खतरनाक, लाइबल टू बी सोल्ड और डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज। भाई साहब तुमको ऑर्डर दे दिया पेनल्टी, तुम पेनल्टी नहीं भरे, 15 दिन बीत गए ना, गवर्नमेंट सीधा उसको बेच डालेगा, बेस्ट कर देगा, डिस्पोज कर देगा। सीधी सी बात है, अगर होगा बेचने लायक तो बेच देगा, तो बेचने लायक नहीं होगा, कुछ खराब वाला डिस्पोज कर देगा, ठिकाना लगा देगा। इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम एंड मैनर सो पेएबल। नाउ अब यहाँ पे भी मजे वाली बात कि किस मैनर में बेचना है, कैसे डिस्पोज करना है, और ये सारी जानकारी भी सरकार को पता है कि ऑफिसर्स मिसयूज़ कर सकते हैं। तो मिसयूज़ ना कर पाए उसके लिए क्या किया उन्होंने, जो डिटेन या सीज किया है उसको डिस्पोज या सेल करने का क्या तरीका है, और रिकवरी ऑफ पेनल्टी क्या क्या तरीका है, ये प्रिस्क्राइब कर दिया एक नया रूल इंसर्ट करके, रूल 144A। अब सर 144A रूल क्या हमारे पास अभी है? यहाँ पे देखो पॉइंट नंबर कौन सा है उसका, पॉइंट नंबर 10 ये रहा, ऑडिशन नंबर 40 डेटेड 29 दिसंबर 2021। ठीक है, तो ये रूल के तहत उन्होंने बता दिया। अब आगे देखो यहाँ पे, Moreover, Rule 154, which earlier prescribed the sequence of appropriation of proceeds of sale of goods and movable immovable property, has also been amended। अब एक है ना 154 का रूल था जो बताता था किस तरीके से जब प्रॉपर्टी जब बेचोगे, किसी का कुछ भी गुड्स वगैरह बेचोगे, तो उस केस में वो पैसा कैसे कैसे अप्रोप्रिएट किया जाएगा, उसका भी पूरा रूल ने अमेंडमेंट कर दिया है, सीक्वेंस बता दिया उसके अंदर अच्छी खासी। अच्छा, अब एक चीज़ और ध्यान रहे, पता है जो यहाँ पे हमने सीखा था ना 14 डेज, अब ये 14 को भी क्या कर दिया उन्होंने, 15 कर दिया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, However, where the detained or seized goods are perishable or hazardous in nature or likely to be depreciated in the value with passage of time, the said period of 15 days may be reduced by the proper officer। तो ये पहला था ना 14 डेज में रिड्यूस कर देंगे, अब बोला 15 डेज को रिड्यूस कर देंगे, मतलब 15 डेज बन गया यहाँ पे एक बेस पीरियड।
फर्दर नाउ द ट्रांसपोर्टर कैन गेट द कन्वेंस रिलीज ऑन पेमेंट ऑफ। अब जो वो ट्रांसपोर्टर है, देखो सीधी सादी बात है, एक ट्रांसपोर्टर का ट्रक इन्वॉल्व है हमारे ट्रांसपोर्ट के अंदर। अब डिपार्टमेंट ने माल सीज करके साथ में ट्रक भी सीज करके रखा है, तो कहना है इसे अगर मैं पेनल्टी नहीं भरता तो वो सरकार ने वो तब तक होल्ड करके रखा है उस ट्रांसपोर्ट को भी, और ट्रांसपोर्टर को उससे और 10 जगह माल भिजवाने हैं, तो ट्रांसपोर्टर अपना कन्वेंस रिलीज करवा सकता है अपने एंड से भी, लेकिन उसको क्या देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो जो पेनल्टी आया ऊपर सबसेक्शन 3 में, तो वो दे दे वो ट्रांसपोर्टर, और या 1 लाख जो विच एवरेज छोटा अमाउंट है ना वो फिलहाल दे के निकल जाए। सर ट्रांसपोर्टर अपने जेब से भर देगा तो फिर उसका लॉस हो जाएगा भाई साहब, वो केस वेस फाइल करेगा ना अपने क्लाइंट के ऊपर और क्लाइंट से वसूल करेगा। डिपार्टमेंट को अपने पैसे से मतलब है, इतना मेरे को समझ में आया, समझ में आई बात। अच्छा, consequent amendment has been made in subsection 4 which now stipulates that no penalty shall be determined without giving the person concerned opportunity of being heard। भाई सीधी सादी बात है, भौंकने मतलब ऑडी ऑल्टरम पार्टरम नहीं होगा तब तक ऐसे ही नहीं कुछ भी पेनल्टी ठोक दिया। भाई तुम बात तो करो, तुमको लग रहा है गुड्स 100 रुपये का है, गुड्स तो 10 रुपये का था, 5 रुपये का था, तुम बात तो करो, ठीक है। तो बात करने का मौका दिया जाएगा, उसके बाद ही चीज़ों को दिया जाएगा, ठीक है। तो 14 भी ये क्या बन गया यहाँ पे अपने अमेंडमेंट के हिसाब से 15 डेज से कम भी हो सकता है, ठीक है। सो ये था आपका मोटा मोटा मगर ढंग का बढ़िया अमेंडमेंट, क्लैरिकल अमेंडमेंट जैसा अमेंडमेंट हो गया, बट अमेंडमेंट था तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं फिर जाता हूँ, फिर दोबारा थोड़ी देर में आता हूँ नई अमेंडमेंट के साथ। चलो मिलते हैं वेरी सून, सिया। ज़्यादा दिमाग पे मत लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्या है, कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स और कन्वेंसेस एंड लेवाई ऑफ पेनल्टी। ओके, ये देखो यहाँ पे, ये भी मई 18 आरटीपी नवंबर 18 और नवंबर 19 में लिया गया है, इसको उठाया गया है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दी एक्ट, उस पूरे एक्ट में कहीं कुछ भी लिखा हो भाड़ में गया। एक पर्सन सप्लाई और रिसीव्स एनी गुड्स इन कॉन्ट्रावेशन ऑफ द एक्ट, या गुड्स की अकाउंटिंग नहीं करता है इस पर वो टैक्स भरने वाला हो। सप्लाई एनी गुड्स लायबल टू टैक्स विदाउट हैविंग रजिस्ट्रेशन, ये हम लोग लिस्ट पूरी पढ़ चुके ऑलरेडी, नीचे वही लिस्ट दोबारा है यहाँ पे। इच्छा है टैक्स हटाने की, टैक्स नहीं भरने की, कोई कन्वेंस यूज़ कर रहा है ट्रांसपोर्ट का फॉर कैरिज ऑफ गुड्स जो अगेन कॉन्ट्रावेशन टू एक्ट के तहत है, या फिर whenever confiscation of any goods or conveyance is authorized by this act, the officer adjudicating it shall give to the owner of the goods an option to pay in lieu of confiscation such fine as the said officer think fit subject to। अच्छा, अब ये देखो बात ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट बात है, ऊपर का पॉइंट रिपीटेशन था, ये इंपॉर्टेंट बात है। जब आपके गुड्स जब्त कर लिए जाते हैं तो ओनर ऑफ द गुड्स को क्या ऑप्शन दिया जाता है कि आप टैक्स भर दो, ये जो हमने जब्त किया है, हम इस माल को माल जब्त करना हमारा इंटेंशन नहीं था, हमारा इंटेंशन था टैक्स लेना, आप उनको टैक्स पेनल्टी दे दो और चले जाओ। लेकिन वो जो टैक्स पेनल्टी मांगेंगे वो इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए मांगेंगे। क्या मांगेंगे कि वो जो फाइन हम तुझसे मांग रहे हैं शैल नॉट एक्सीड द मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स कॉन्फिस्केटेड लेस द टैक्स चार्जेबल देयरऑन। जो भी गुड्स का मार्केट वैल्यू था, सपोज अपने एग्जाम्पल में 10 लाख था, माइनस आपने टैक्स चार्ज किया 9 लाख, 1 लाख, तो 9 लाख बचता है, तो 9 लाख से ज़्यादा पेनल्टी मत मांग लेना भाई तू। सिंपल सी कहानी है, अगर तुम पेनल्टी वैल्यू से ज़्यादा मांग लोगे तो वो क्या बोलेगा, तेरे पास चाहिए ही नहीं, तो तुम्हारा पर्पस तो डिफीट हो जाएगा। पर्पस क्या था, टैक्स लेना, डिफीट हो जाएगा। और क्या बोला, एग्रीगेट ऑफ फाइन, पूरा फाइन मिला के पेनल्टी लिवेबल शैल नॉट बी लेस देन द अमाउंट ऑफ पेनल्टी लिवेबल अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ 129। हमने जो ऊपर देखा ना 129, बोला आप पेनल्टी कम करके, पर इतना मत कम कर देना कि ये जो अपने पढ़ा ना, ये वाला पूरा पार्ट पढ़ा, ये वाला 129(1), इतना मत कम कर देना कि इससे कम आ जाए। मतलब लॉ मेकर्स बहुत शाने हैं कि ऑफिसर लोग को पावर दे दिया, आपको छीन भी लिया कि उससे कम तो मत लेके आना भाई, जब जा ही रहा है, माल पकड़ के लाया ही है तो कुछ तो ले ले अच्छे से। ओके, बाकी ये सब रिपीटेशन वाली बात है, एक बार रीड करना कि वो बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड के ऑर्डर नहीं देना चाहिए, और जो भी हेल्प हो पुलिस वगैरह वो सबसे भी ले सकते हैं, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, वो सब नॉर्मल सी बातें हैं, समझाने लायक नहीं था उसमें कुछ। रीड इट वंस, कुछ रहा क्वेरी तो एनीवे आपको पता है हमारा टेलीग्राम ग्रुप बन चुका है, आप वहाँ पे जाके
पूछ सकते हैं, नीचे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। हाँ जी, आ गए वापस से। आके क्या करने आए सर? दोबारा अमेंडमेंट बताने आए। अगेन पॉइंट नंबर 11 में कुछ नन्हे मुन्ने अमेंडमेंट है जो काम के हैं, आपको पता होना चाहिए। तो अभी जो आपने सारा पॉइंट पढ़ा, हम ले चलता हूँ मैं सीधा आपको अमेंडमेंट के शीट्स पे। हैव अ लुक। तो ये अपन ने पहले भी पढ़ा है इस तरह का अमेंडमेंट कि जो सेक्शन 130 है ये डीलिंग कर दिया गया है सेक्शन 129 से। तो ये दोनों सेक्शन अलग कर दिए हैं। इनको अलग करने की वजह से कुछ पावर्स कम करने पड़े किस सेक्शन के, और कुछ चीज़ों में चीज़ें चेंज करनी पड़ी। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नॉन ऑप्शनेंट क्लॉज रिमूव्ड, that is section 130 will no more have overriding effect over the other provisions of the act। तो जो there was a power of overriding का power which was there with both the sections, now 130 से वो पावर निकाल लिया गया। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं 130 में आता हूँ तो ये देखो 130 के अंदर क्या लिखा था, देखो यहाँ पे नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दी एक्ट। इसका मतलब क्या होता है, पूरे एक्ट में जो भी लिखा हो भाड़ में जाए, मतलब दिस वॉज ओवरराइडिंग प्रोविजन विथ ऑल ऑफ द एक्ट। बट यहाँ पे क्या बोल दिया भाई साहब, हमने ये पॉइंट को डिलीट कर दिया, मतलब ये वर्ड है ना, ये निकाल दिया। तो ये वर्ड नहीं है, अब ये वर्ड अब नहीं है, एक्ट को इफेक्ट नहीं कर रहा है। दैट्स इट, इतना ही है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको मिलेगा अमेंडमेंट यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो ये पॉइंट पे देखो जरा क्या अमेंडमेंट, द ऑफिसर एडजस्टिंग कन्फिस्केशन gives to the owner of the goods an option to pay in lieu of confiscation such fine as the said officer thinks fit। Earlier पहले क्या होता था, second provision of subsection 2 provided that the aggregate of such fine and penalty leviable shall not be less than the amount of penalty leviable in 29(1)। तो 129(1) में जो पेनल्टी था उससे कम पेनल्टी चार्ज नहीं करना चाहिए, पहले बताया गया था। अब क्या कर दिया, अब इसको डीलिंग कर दिया सेक्शन 130 से। अब क्या बोल दिया अमेंड करके कि अब जो एग्रीगेट ऑफ फाइन है और पेनल्टी जो लिवाई करेंगे वो नॉट लेस देन किससे कम नहीं होना चाहिए, मतलब कम से कम कितना होना चाहिए, इक्वल टू 100% ऑफ द टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स। तो ये वाला पॉइंट जो यहाँ पे है ना, ये वाला, ये हटके जो मैंने अभी वहाँ आपको अमेंडमेंट शीट में पढ़ा है ना, वो शीट वाला आपको पढ़ना है, ठीक है। तो याद है, अब अमेंड होके क्या बन गया कि 100% ऑफ टैक्स पेबल ऑफ सच गुड्स से कम पेनल्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सबसेक्शन 3 जो आपका था वो ओमिट कर दिया गया है, जो रिक्वायरमेंट कुछ थी। देखो बताता हूँ आपको यहाँ से, ये सबसेक्शन जो 3 था ना, ये मैंने हटा दिया। देखो ये पूरा का पूरा क्या कर दिया गया है सर, रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो बस इतना सही था, नन्ना मुन्ना सा अमेंडमेंट था ये वाला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगेन मैं जा रहा हूँ, आप लेक्चर अपना कंटिन्यू कीजिए, पढ़ाई कीजिए। अगली बार थोड़ी देर में दोबारा मिलूंगा एक आखिरी अमेंडमेंट के साथ इस चैप्टर को लेके, ठीक है। चलिए, सी या सून। नेक्स्ट क्या है, कन्फिस्केशन और पेनल्टी नॉट टू इंटरफेयर विथ अदर पनिशमेंट्स। अच्छा, ये बात ध्यान रहे। एग्जाम्पल, आप अफीम का बिजनेस करने लगे बिना लाइसेंस के, या फिर सपोज करो आप RDX वाईडीएक्स खरीदने बेचने लगे। तो एनीवे आप ये सब कांड कर रहे हो, बिना GST रजिस्ट्रेशन के कर रहे हो, बिना परमिशन के कर रहे हो, तो आपने GST एक्ट में तो कांड किया ही किया है, लेकिन आपने वो स्मगलिंग वाला जो एक्ट था उसमें भी कांड कर दिया। इस चक्कर में पैसा भी कहाँ से आया होगा, मनी लॉन्ड्रिंग से आया होगा, तो वहाँ का भी कांड कर दिया। इसी चक्कर में शायद 4 लोगों का खून भी कर दिया होगा, तो CRPC में भी कांड कर दिया, IPC में भी कांड कर दिया। तो ये सेक्शन सिर्फ इतना बता रहा है कि सिर्फ हमने GST में तुमसे कोई पेनल्टी ले ली है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बाकी सारे एक्ट के कांडों की पेनल्टी से छूट जाओगे। वो सब जो चलना है चलेगा, ये तो हमारा एडिशनल है, ये कुछ बता दिया। नेक्स्ट क्या है, पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस सेक्शन 132। तो ये देखो यहाँ ये वापस अपने जो ऊपर पढ़ा वही सब है, रिपीटेशन है जो हमने नीचे पढ़ा था थोड़ी देर पहले। सप्लाई एनी गुड्स विदाउट इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस, इशूज एनी इनवॉइस ऑफ बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट, सब जो भी झोले ना, ये सब झोला आपको ऑलमोस्ट सेम जैसे मिलेंगे। यहाँ देखो पेनल्टी कितनी है इन सब के कांडों के ऊपर, वही सारे कांड रिपीट हो रहे हैं बार बार। पेनल्टी क्या है, ऑफेंस इन्वॉल्विंग जो आपका टैक्स आपने चोरी किया या इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड किया है, अगर उसमें अमाउंट इन्वॉल्व है वो 5 करोड़ से ज़्यादा का है तो 5 years विथ फाइन है।
याद है मिनिमम 6 मंथ तो इम्प्रिजमेंट रहेगा ही रहेगा, ये मैक्सिमम 5 years विद फाइन है। 2 करोड़ से ज़्यादा और 5 करोड़ से कम तो 3 साल विद फाइन है। 1 करोड़ से ज़्यादा और 2 करोड़ से कम तो 1 साल विद फाइन है। कमिट्स या अबेट्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, मदद कर रहे हैं तो 6 महीने का फाइन है। ये याद है, अगर सेकंड बार कांड कर रहा है तो कोई लिमिट नहीं मिलने वाली भाई साहब, ये हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था, 5 साल विद फाइन ही चलेगा। कॉग्निजेबल और कॉग्निजेबल क्या है हम ऑलरेडी सीख चुके हैं लास्ट क्लास में, तो मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा है इसको, आप एक बार वो क्लास को देख लीजिएगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। लाइबिलिटी ऑफ ऑफेंसेस एंड सर्टेन अदर पर्सन्स, अब ये क्या है? Where any person engaged in connection with the collection of statistics under 151 in compliance देखो ये वाली बात बताता हूँ, सिंपल सी बात है। अभी तक आपने सब कुछ जो देखा वो किसके रेफरेंस में देखा? विथ रेफरेंस टू टैक्स पेयर्स या अनरजिस्टर्ड पर्सन या कांड करने वाला पर्सन। एक बात बताओ, दोषी सिर्फ और सिर्फ वो टैक्स पेयर हो सकता है क्या? आपके जो जीएसटी डिपार्टमेंट में बैठे हैं वो दोषी नहीं हो सकते क्या? कई बार होता है कि वो अपने पावर्स का एक्सेसिव यूज़ करने के लिए या अपने पावर का मिसयूज़ करने के लिए, किसी को फंसाने के लिए, पर्सनल ग्रजेस निकालने के कुछ कांड कर रहे हो, या जो उनको डॉक्यूमेंट दिया हो उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हो इस तरह से कि किसी का नुकसान हो सके अच्छा खासा। तो अगर ऐसा कुछ प्रूफ हो जाता है तो पहली बार एक्ट के अंदर इनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। क्या बोला? 6 महीने तक की सज़ा इन ऑफिसर्स को भी हो सकती है और 25,000 तक का इन पे भी पेनल्टी चार्ज किया जा सकता है। अच्छा, ये याद रहे, एक ऐसा पर्सन अगर जो सरकारी पर्सन है, अगर वो गवर्नमेंट का सर्वेंट है तो आपको गवर्नमेंट का सैंक्शन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसके ऊपर कार्रवाई करोगे। या अगर कोई पर्सन ऐसा है जो अदर देन गवर्नमेंट है, जो इसमें इन्वॉल्व हो गया था, जिसको ये काम दिया गया था, तो वो कमिश्नर का सैंक्शन लेके इस पर काम कर सकता है। नेक्स्ट क्या है? कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। ये वाला पॉइंट भी ऑलमोस्ट हर एक्ट में आपको मिलता है। देखो इंडिया में हज़ारों तरह के कानून हैं और हर कानून में लिखा गया है कि इस कानून, अगर कोई इस कानून को, इस एक्ट को नहीं मानता, उसकी सुनवाई कौन से कोर्ट में होगी। तो वैसे ही यहाँ पे बोल दिया गया है कि जो भी नॉर्मल कोर्ट्स हैं, कोई भी कोर्ट है, इस जीएसटी वाले जो कांड है उनका कॉग्निजेंस यानी कि उनको अपने रिकॉर्ड में नहीं लेगा, एक्सेप्ट विद द प्रोविजंस प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द कमिश्नर। जब तक कमिश्नर का सैंक्शन नहीं है, मतलब जब तक डिपार्टमेंट ने अपने यहाँ से, अपने कोर्ट से बॉल निकाल के आगे नहीं भेजी है, तब तक कोई कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा। एंड नो कोर्ट इंफीरियर टू दैट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास शैल ट्राई एनी सच ऑफेंस। मैजिस्ट्रेट के नीचे का कोई भी जो कोर्ट्स है वो इस तरह किसी भी केस को ट्रायल में भी नहीं ले सकता। ठीक है, एनीवेज आपने सीखा था लास्ट टाइम भी कि जो अरेस्ट वरेस्ट भी होता है तो मजिस्ट्रेट के पास ही जाते हैं, वो जा सकते हैं, हियरिंग बेल वगैरह मिल सकती है, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। अच्छा, ये वाला सिंपल सी बात है, ये आप होमवर्क के पूरा आप रीड कीजिएगा। अच्छा, ये है क्या? प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट। हमारे एक्ट में कहा गया है कि मेंटल स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, जैसे क्रिमिनल लॉ पकड़ लो। क्रिमिनल लॉ में मर्डर क्या है? मर्डर एक बहुत बड़ा ऑफेंस है, बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है, जिसकी पनिशमेंट हमारे देश में इज इक्विवेलेंट टू कैपिटल पनिशमेंट ऑल्सो। आपको वहाँ फांसी तक हो सकती है। जब कोई इंसान किसी को मार देता है तो कोर्ट के जो हमारे जो प्रोविजंस हैं वो ज़्यादा फोकस उनका इस चीज़ पे होता है कि उसकी इंटेंशन क्या थी मारने को पीछे। अगर उसकी इंटेंशन अच्छी थी, प्रॉब्लमेटिक नहीं थी या मन साफ था, तो कई बार ऐसे एक्सेप्शनल डिसीजंस भी आए हैं जहाँ पे उस बंदे को छोड़ दिया गया। फॉर एग्जांपल, तुम्हें पता है इसमें कभी तुमने ध्यान दिया होगा, जो मर्डरर्स होते हैं कई बार वो एक्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं कि मैं तो पागल हूँ, मैं तो इंसेन हूँ, मैं तो अनसाउंड हूँ, और फिर कोर्ट देखता है ये तो अनसाउंड माइंड का है। अगर वो प्रूफ हो जाता है कि ये तो अनसाउंड माइंड का है, तो कोर्ट क्या देखता है कि इसकी औकात ही नहीं है, इसकी कैपेसिटी नहीं है ये समझने की कि किसी को मारने से क्या हो सकता था, नादानी में इसने मार दिया है, तो सज़ा कम है नादानी वालों की। सेम गोज़ विथ, सपोज करो कभी आप रेलवे में अगर ट्रैवल किया है बिना टिकट के,
तो वहाँ पे भी जो फाइन बुक होती है ना, वहाँ पे लिखा होता है अगर अनइंटेंशनल है तो एग्जाम्पल मुंबई में 260 रुपीज़ प्लस समथिंग कुछ तो भी है, लेकिन अगर वो इंटेंशनल है तो 500 के ऊपर से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो उसी तरह का है मेंटल स्टेट क्या है कांड करने के पीछे, उसके ऊपर ये पॉइंट है। मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बता दिया, एक बार रीड करना इंटरेस्ट के साथ, मज़ा आ जाएगा जीवन का। नेक्स्ट क्या है, रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। अब ये क्या है, चलो मैं ये भी आपको बता देता हूँ, ऐसे ही सुनो ध्यान से। जब ये सब समन्स वगैरह डिपार्टमेंट भेजता है तो डिपार्टमेंट बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है। जब बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है तो वो क्वेश्चन का टैक्स पेयर आंसर देता है और वो आंसर डिपार्टमेंट लिखता है अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर, और लिखने के बाद में लास्ट पे आपसे साइन भी मांगता है कि ये सब तूने खुद कहा है, साइन कर, और हम साइन भी कर देते हैं। इसे कहते हैं स्टेटमेंट। तो ये बता रहा है प्रोविजन कि उस रेलेवेंसी क्या है, कितना रेलेवेंट है वो स्टेटमेंट जो आपने साइन किया हो सर्कमस्टेंसेस के अंदर। तो सिंपल सा फंडा है, ये कोर्ट डिसाइड करता है, जुडिशियल पावर्स है उनके पास कि ये जो चीज़ है एज एन एविडेंस काम लेना है कि लेना है, कितना ऑथेंटिक है ये चीज़। कई बार क्या होता है, जो बंदा स्टेटमेंट देता है वो बंदा मर भी जाता है, अब उसके कोई पीछे जो उसके रह गए वो उस केस को प्रोसीड कर रहे होते हैं। तो अब उस टाइम पे अपोनेंट या डिफेंडेंट ये नहीं बोल सकते, सामने वाले ये नहीं बोल सकते कि भाई वो तो मर गया है, स्टेटमेंट की वैलिडिटी क्या है, ये स्टेटमेंट की वैलिडिटी है, उसका रिलेवेंस है। द सेम थिंग हैपेंड विथ हर्षद मेहता ऑल्सो। हर्षद मेहता डाइड वे बैक, लेकिन उसके जो ब्रदर थे वो केसेस को लड़ रहे थे और कई सारे स्टेटमेंट्स हर्षद मेहता के उस स्टेटमेंट्स के बेसिस पे लड़ रहे थे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कोर्ट अलाउ करता है। अब एविडेंस की तरह लेना ही लेना वो कोर्ट का डिसीजन है वहाँ पे। और अधिक जानकारी के लिए आपको मेरे साथ में किसी दिन इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ना होगा, वहाँ पे मैं बातें और डिटेल में बताऊँगा। नेक्स्ट क्या है, ऑफेंसेस बाय कंपनीज। इसका पढ़ना बहुत पर ज़्यादा डिटेल में मत घुसना। अगर कोई कंपनीज का कांड है तो जो भी बंदा उस कंपनी के अंदर इन्वॉल्व है, चाहे वो कोई डायरेक्टर हो, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, कोई इंडिविजुअल हो, जो जो कांड में इन्वॉल्व है उन सबको भी पकड़ के उन सबसे पेनल्टी वसूली करी जा सकती है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। कोई एच वगैरह तो उनके जो पार्टनर बेटनर है उनको भी पकड़ सकते हैं, कर्ता को भी पकड़ सकते हैं, इतना ही लिखा है। नेक्स्ट बात आ जाती है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। नाउ व्हाट इज कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस? यस, एनी आइडिया क्या होता है कंपाउंडिंग? ये लॉ में सीख रखा है सब तो आप लोगों ने। लिसन टू बी वेरी केयरफुली। आपने कांड तो कर दिया, वो कांड की सपोज करो वो कांड की सजा है 3 साल की जेल यात्रा और 5 लाख रुपया फाइन। तो आप जाके बोलते हो, प्लीड करते हो, भीख मांगते हो, सर प्लीज़ मेरा ऑफेंस कंपाउंड कर दो। कंपाउंड का मतलब ये है कि वो जो 3 साल की जो जेल यात्रा है ना उसको आप नलीफाइड कर दो और उसके बदले में मुझसे और कुछ पेनल्टी ले लो। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग करना। अगेन रिपीट, कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, जो आपकी सज़ाएं हैं वो सारी सज़ाओं को या तो कम से कम कर दिया जाए या वो सज़ा को पेनल्टी में कन्वर्ट करके बस एक पेनल्टी दे दी जाए, भले वो और बड़ी पेनल्टी हो लेकिन मुझे जेल से बचा लिया जाए। ये होता है कंपाउंडिंग। याद रहे ये कंपाउंडिंग। अच्छा, आपने सेक्शन 447 सीख रखा होगा, कंपाउंडिंग वगैरह वो सब चीज़ें वहाँ पे भी थी कंपनी लॉ के अंदर। तो एक चीज़ ध्यान रहे, जिस जिस एक्ट के जिस जिस प्रोविजन में ये लिखा है कि वहाँ पे पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट और बोथ है, जहाँ जहाँ और लिखा हुआ है इम्प्रिजनमेंट और के ऑप्शन में है वहाँ पे कंपाउंडिंग हो सकती है, मगर जहाँ जहाँ पे एंड इम्प्रिजनमेंट लिखा है मतलब इम्प्रिजन वहाँ पे कंपलसरी है तो वहाँ पे कंपाउंडिंग नहीं हो सकती। ठीक है, तो बस यहाँ पे भी सारे कांड, बहुत सारे कांड ऐसे हैं जो आप कंपाउंडिंग करवा सकते हो। आपको अब ये पूरा प्रोसेस दिया है यहाँ पे, आप किसको एप्लीकेशन दोगे, कमिश्नर को एप्लीकेशन दोगे, वो रिसीव करेगा, उसमें लिखोगे आपकी ये सब कांड मैंने किए, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, प्लीज़ मुझे कंपाउंडिंग करके दे दो, पेनल्टी वो सब करना, ये सब आप रीड कर दो, बड़ी बात नहीं है रीड करना। ठीक है, मैंने मतलब बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे कंपाउंडिंग नहीं हो सकती, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है।
ये सब जगह आपको एक पॉइंट रिपीटेशन मिलेगा, ऊपर जितने भी कांड थे ना वहीं पे वो सब रिपीट मिलेगी। और क्या मिलेगा कि पर्सन चार्ज विद ऑफेंस हैड बीन अलाउड कंपाउंड अर्लियर। अरे पहले जब कांड किया था 3 साल की सज़ा थी, वो मैं कंपाउंड करवा के सज़ा नहीं लिया, दोबारा फिर कांड कर दिया और क्या बोला फिर से कंपाउंड कर दो, तो क्या बोलेंगे, हमको पागल समझता है क्या? ये तेरा पैसे का तेवर कहीं और दिखाना, चुपचाप जा, चलो जेल में जा, जी ले अपनी ज़िंदगी जेल में। सब जगह वही है, पहले कंपाउंड कर लिया, दोबारा कंपाउंड करने का भीख मांगने का नहीं, ठीक है। लेकिन एक और देखो, और किसकी बात क्या है, पर्सन हु हैज़ बीन अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट विच इज ऑल्सो एन ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। भाई आपने कोई जीएसटी का सप्लाई करने के लिए 2 आदमी का मर्डर भी कर दिया, अब आप पे तो आईपीसी सीआरपीसी सब लग जाएगा। बोला जब वो सब भी लगने वाला है ना, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कंपाउंड, पागल है क्या? तो जेल तो जाना ही है, यहाँ नहीं तो वहाँ जाना है, तो वी कैन नॉट कंपाउंड बॉस। हमारा पेनल्टी बन और दफ़ा बन यहाँ से, बाकी वहाँ जाकर लड़ता रहे, तेरे वकील को बोल जो करना करेगा। या फिर पर्सन हु हैज़ बीन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट बाय अ कोर्ट ने बता दिया है भाई ये तो कांड करने वाला आदमी है, इसको नहीं छोड़ेंगे। जब कोर्ट ने बोल दिया नहीं छोड़ेंगे, तो ये कमिश्नर कौन है कंपाउंडिंग करने वाला, ठीक है, ये ध्यान रहे, ये इंपॉर्टेंट। कंपाउंडिंग का पावर दीजिए कमिश्नर को, लेकिन क्या बोला, द अमाउंट ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन शैल बी सच एज प्रिस्क्राइब्ड सब्जेक्ट टू। इन बातों को ध्यान रखना है आपको कंपाउंडिंग करने के पहले। कौन सी बातें? मिनिमम लिमिट फॉर कंपाउंडिंग अमाउंट इज टू बी हायर ऑफ 50% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व या फिर 10,000 विच एवर इज हायर। ये मिनिमम लिमिट है, कम से कम इतना तो मांगना पड़ेगा कंपाउंडिंग पे, इससे कम नहीं मांग सकते। मैक्सिमम कितना कंपाउंडिंग कर सकते हैं? हायर ऑफ 150% ऑफ टैक्स 30,000 विच एवर इज हायर, ठीक है। तो ये तो बेसिक सा पार्ट है। हाँ जी, सो उम्मीद करता हूँ आपने पूरा का पूरा लेक्चर देख लिया है और आपको लेक्चर में मज़ा आया, लेक्चर में समझ में आया। कोई दिक्कत, सवाल या सुझाव आप टेलीग्राम में बता सकते हैं। फिलहाल मैं आपके पास दोबारा आया हूँ एक आखिरी अमेंडमेंट डिस्कस करने। ये अमेंडमेंट बहुत ही क्लैरिकल नेचर का अमेंडमेंट है, सिर्फ चीज़ें बता रहा है, इसमें समझाने के लिए चीज़ें कुछ नहीं है, सिर्फ रीड वर्दी है, बट मैं हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। जो आपका रूल 54 है वो होता है यहाँ पे अमेंड, और 54 होता है सब्स्टिट्यूट। और वहाँ पे जहाँ पे हम बात करते हैं कि जो ये पैसा रियलाइज़ होगा ना, अपन ने जो बात किया था 129(3) के अंदर जो कुछ डिटेन हो रहा है, उसको बेचम बाची हो रही है, जो भी चीज़ें हो रही है, तो वो जो पैसा रिलीज़ होता है उसका अप्रोप्रिएशन कैसे होगा, वो सारी बातें यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पे देखो, the amounts to realize from the sale of goods or conveyance movable or immovable property for the recovery of dues from a defaulter or for recovery of penalty payable under section 129(3) shall, कैसे यूज़ करेंगे? वो जो रिकवरी होगा माल बेच के, उसको पहला हम अपोर्शन करेंगे। कोई एडमिन कॉस्ट लगा होगा, अरे जो माल बेच रहा होगा बंदा, उसको कुछ तो देंगे ना पैसा, तो एक एडमिन कॉस्ट पहले दे देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद यूज़ करेंगे जो पेनल्टी पेएबल है ना आपको इस सेक्शन में, डिटेंशन वाला पेनल्टी, वो वसूली करेंगे उस अप्रोप्रिएशन से। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद जो भी उस डिफॉल्टर का टैक्स पेमेंट ड्यू है, कोई अदर अमाउंट ड्यू है, पता है आप, उसका कोई टैक्स बाकी होगा, इंटरेस्ट बाकी होगा, अब उसका उस बेचम बाची से जो पैसा आएगा उससे वो वसूल कर लेंगे। सर इन सब के बाद अगर कोई कौड़ी बच गई होगी ना, तो वो उस टैक्स पेयर के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डाल देंगे। अब वो उसके लेजर में डालें, ओनर ऑफ द गुड्स के लेजर में डालें, या फिर कन्वेंस के में डालें, एज द केस में भी डिपेंड करता है ना कि वो बंदा रजिस्टर्ड है भी कि नहीं एक्ट के अंदर, तो ट्रांसपोर्टर होगा। मतलब सरकार वो आपका पैसा नहीं रखेगी, सरकार के हिसाब से वो हराम का पैसा है, हराम में सरकार नहीं रखती है, तो वो पैसा जो बचेगा वो ट्रांसफर कर देगी। अरे तंबूरा कुछ बचता भी है कभी, ठीक है, लिखा है तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन where it is not possible to pay the balance of sale proceeds as per the clause D, ये वाला की बात कर रहा है, to the person concerned within the period of 6 months from the date of sale of such goods or conveyance or such further period as the purpose may allow, such balance of sale proceeds should be deposited with the fund। ठीक है, वो कहता है अगर हम लोग रिफंड नहीं कर पाए, 6 महीना बीत गया, शायद ट्रांसपोर्टर नहीं आ रहा या कोई आ ही नहीं रहा, तो कुछ हो ही नहीं रहा, इन एनी सर्कमस्टेंसेस अगर गवर्नमेंट वो पैसा रिटर्न नहीं दे पा रही है, ट्राई करने के बाद भी रिटर्न नहीं दे पा रही है, बचा हुआ बैलेंस का पैसा, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में भाई साहब, अच्छा टाइम कितना? 6 महीने तक। कभी कभी ऑफिसर बोलते हैं और 2 महीने और ढूंढ ले, काम का मिल जाएगा बंदा, तब तक भी अगर नहीं हो पाया
तो भाई साहब वो पैसा फिर डिपार्टमेंट अपने पास नहीं रखेगा, वो पैसा डिपार्टमेंट फंड में जमा कर देगा। कौन सा फंड? सरकारी फंड सर। ठीक है, तो दैट्स इट, इतना ही था आज के लेक्चर में। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर में मज़ा आया होगा, और हम मोस्ट प्रोबेबली एकदम अंतिम आई गेस हो ही गया है ख़त्म। ये शायद लास्ट चैप्टर है सीरीज़ का। हम चैप्टर आगे पीछे कर रहे हैं, इस चक्कर में शायद ये सेकंड लास्ट या लास्ट बन जाए, बट सीरीज़ कंप्लीशन हो चुकी है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो दैट्स इट। अच्छा, अब कुछ लोग बात करेंगे, एक बात और सुन लो, कुछ लोग बात करेंगे सर वो एग्जामिशन चैप्टर तो आपने लिस्ट में पढ़ाया ही नहीं है, तो उसका क्या होगा। ध्यान से सुनो, एग्जामिशन जो चैप्टर है ना, उसमें आई फील कि पढ़ने से ज़्यादा चीज़ें रीड वर्दी है। आप जब पढ़ते, और दूसरी बात, मैं उस चैप्टर को कितना भी पढ़ा दूँ, ऐसा नहीं कि चैप्टर पढ़ाने से याद हो जाएगा, वो चैप्टर आपको रीड ही करना पड़ेगा। तो उस चैप्टर का मेन ब्रह्म ज्ञान क्या होता है, उस चैप्टर को आप मल्टीपल टाइम रीड करो तो आपका काम हो जाता है। आपको रेफरेंस के लिए कोई वीडियो देखना ही है अगर एग्जामिशन के ऊपर, तो मैंने 6-7-8 महीने पहले एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था एग्जामिशन का, जो फुल लेक्चर नहीं था, जो रिवीजन बेस्ड पे लेक्चर था। अब हालांकि वो अमेंडेड नहीं है आपके अटेम्प्ट के हिसाब से, लेकिन जो बेसिक मीनिंग है उन चीज़ों के, कि ये चीज़ें क्या होती है, वो चीज़ें क्या होती है, वो मीनिंग सेम है। तो आप चाहो तो उस लेक्चर को रेफ़र कर सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी एग्जामिशन के लिए कोई फ्रेश रिकॉर्डिंग इस अटेम्प्ट के लिए नहीं आने वाली है। ये हो गई एक एग्जामिशन वाली बात। दूसरी बात, स्टूडेंट्स लोग मुझसे ना काफ़ी बार पूछते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो। अब है ना, ये सब बातें बाद में, कि मैं सोचा कि आपको अभी बता दूँ। स्टूडेंट्स कई बार ऐसे होते हैं जो बगा, ये देखो हमने ये सब कवर किया है, ये सब कवर किया है। ये जो चैप्टर 14 है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट अंडर जीएसटी, ये अगेन ये इसमें समझाने लायक चीज़ें कम हैं, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की ज़्यादातर बातें हम लोग कस्टम में करते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही रीड वर्दी चैप्टर है, और एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज अगर कुछ आईसीआई को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे पूछना होता है तो वो कस्टम में से पूछता है, जो उनके पास ऑलरेडी सिर्फ 20 मार्क का एग्जाम के लिए। तो अगर उसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे पूछना होगा तो वो कस्टम छोड़ के जीएसटी में पूछेगा वो भी, तो कस्टम में क्या पूछेगा, कस्टम है ही क्या पूरा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो कस्टम में पूरा। तो मोस्टली यहाँ से चीज़ें की रिलेवेंस मुझे भी नहीं लगती, और इसके लिए ये चैप्टर नन्ना मुन्ना ही चैप्टर है। आप चाहो तो खुद से करो, दिक्कत आए तो मुझसे पूछ लो। रिसेंटली कुछ बच्चों ने में मुझे पूछा भी था डाउट मैंने सॉल्व कर दिया था। डाउट का कोई इशू नहीं है, बट ये चैप्टर का कोई लेक्चर नहीं आने वाला है। चैप्टर नंबर 14 की मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट है, लास्ट है चैप्टर नंबर 24, विच इज़ मिसलेनियस प्रोविजन। अगेन यहाँ पे मोटा मोटी चीज़ें वही हैं जो हम ऑलरेडी पहले कवर कर चुके हैं या रियल लाइफ में बहुत बार देख चुके हैं, तो वो भी रीड वर्दी चैप्टर है, तो उसका भी कोई वीडियो नहीं आने वाला। तो मोस्ट प्रोबेबली यही शायद आपका लास्ट वीडियो होगा जीएसटी के सीरीज़ में इस नवंबर 22 के अटेम्प्ट के लिए। सर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद कस्टम का अनाउंसमेंट आएगा, जो शायद आज ही रात को अनाउंसमेंट आएगा कस्टम का, उसको ज़रूर देखिएगा। कस्टम कैसे करेंगे मैं समझाऊंगा, बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। उसके अलावा आरटीपी एमटीपीज जैसे जैसे जो टाइम मिलेगा आई वुड टेक माई कॉल एंड डू द नीडफुल। बाकी फ़िलहाल के लिए आपके इस अटेम्प्ट के लिए मेरे तरफ से जीएसटी को लेके इतना ही है, ठीक है। अब इतना बताने के बाद मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ये क्वेरीज बाद में बीच बीच में आती है। और एक बात बताऊँ, जितना मैंने जीएसटी पढ़ा दिया ना, एग्जामिनेशन फ्रॉम द रिवीजन लेक्चर, बाकी जितना मैंने पूरा पढ़ा दिया है, अगर इतना भी ढंग से पढ़ लिया ना तो 75 में से 75 आ जाएगा। बिकॉज अगर जीएसटी आपका 80 मार्क का भी पूछते हैं, 85 मार्क का भी पूछते हैं विथ ऑप्शंस को लेके, तो हमने इतना कर लिया है कि 75 आपका उसमें से आ जाएगा। यानी कि जीएसटी में से आप फुल मार्क स्कोर कर सकते हो। इक्का दुक्का मार्क बाई चांस एमसीक्यू में गया तो गया, बाकी तो आ जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा हल्ला और ज़्यादा टेंशन मगजमारी मत पालो, चुपचाप जितना पढ़ा है उतना पढ़ो। इक्का दुक्के चीनी चैप्टर मैंने छोड़े हैं जो एज सच कोई बहुत बड़ा भवंडर नहीं है। स्टिल जिसकी इच्छा है वो कर लो, डाउट मुझसे पूछने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई एम ऑलवेज देयर विद यू, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं अगले ऑडियो वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, विदा।